नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस जंग के मोर्चे पर। भारत जंग तो नहीं लड़ रहा, लेकिन भारत को जंग लड़नी पड़ सकती थी, तेल की जंग। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहां भी हमको थोड़ा रिलीफ मिल गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ईरान से जंग के बीच भारतीयों के लिए एक राहत की खबर। भारतीयों को जंग की वजह से जो तेल की किल्लत का खतरा था वो अब फिलहाल बिल्कुल खत्म दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत सरकार पहले भी कह रही थी कि कमी नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त भंडार है और आगे की जरूरतें भी जो है हमने उसकी तैयारी की हुई है। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को रूस का तेल खरीदने का एक वेवर दे दिया है। मतलब हमारे ऊपर जो 25% का टैरिफ लगा था इसी वजह से कि हम रूस का तेल खरीदते हैं, अब अमेरिकी प्रशासन ने भारत को 1 महीने के लिए आधिकारिक तौर पर उस एक रियायत कहिए, छूट कहिए, लोग कह रहे हैं इजाजत है, जो भी कहिए, लेकिन अब 1 महीना तेल खरीदने के ऊपर कम से कम अमेरिका बुरा नहीं मानने वाला। अमेरिका आपके ऊपर कोई टैरिफ वगैरह ऐसी कोई कार्रवाई वो नहीं करने वाला। तो यह छूट दी गई। जो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, मतलब इनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये ऐलान किया है, पोस्ट किया सोशल मीडिया पर कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति लगातार बनी रहे, इसके लिए भारतीय कंपनियों को रूस से तेल खरीदने की 30 दिनों की अस्थायी छूट दी जा रही है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि यह एक अल्पकालीन कदम है, 1 महीने के लिए ही है, और वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं। उनको भी तो बताना है कि इसी वजह से तुमने भारत पर टैरिफ लगाया था। उन्होंने कहा कि 1 महीने में कोई रूस बहुत कोई पैसा नहीं कमा लेगा, उसको कोई बहुत बड़ा वित्तीय लाभ नहीं हो जाएगा। ये केवल दुनिया भर में तेल के दाम स्थिर रखने के लिए हम एक रियायत दे रहे हैं। तो ये ना रूस को कोई फायदा पहुंचाने वाला कदम है, ना भारत को कोई लंबी लॉन्ग टर्म छूट है। 1 महीने के लिए ये उन्होंने छूट दी है। यही बात तो हम 1 साल से कह रहे थे आपसे, स्कॉट बेसेंट साहब और ट्रंप साहब, कि आप ही लोगों के कहने पर भारत ने रूस से तेल पहले भी खरीदना शुरू किया था। तब भी जो बाइडेन के प्रशासन ने यही कहा था भारत से कि दुनिया भर में तेल की आपूर्ति लगातार बनी रहे, तेल के दाम में उछाल ना आए, इसलिए हम भारत को प्रेरित किया था कि आप रूस का तेल खरीदिए। फिर रूस का तेल सस्ता था, हम लगातार खरीदते गए। आज फिर अमेरिका घूम के वहीं खड़ा हो गया। आप इसको यूं देखिए कि ये ट्रंप का यू टर्न है, और जो वो भारत की बात नहीं मान रहे थे 1 साल से, अब उनको वो स्वीकार करना पड़ा कि दुनिया में कहीं अगर संकट आता है तेल का, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है। अगर आप एक सोर्स बंद कर देंगे तो दुनिया भर में जो कच्चा तेल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत खरीदेगा। भारत तो अपनी जरूरतें पूरी करेगा। होगा क्या, दुनिया भर में शॉर्टेज होगी, तेल का दाम बढ़ेगा। तेल का दाम जंग की वजह से वैसे ही बढ़ा हुआ है, कहां $63-65 पे था, अब $80 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इसको हमारे यहां पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, उसमें जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है वो भी आपको बता दें। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो इसी पोस्ट को, स्कॉट बेसेंट के पोस्ट को दिखा के कह रहे हैं कि देखिए आज तो आपको अमेरिका से इजाजत लेके तेल खरीदना पड़ रहा है। अमेरिका आपको परमिशन देता है, अलाउ करता है, तब आप रूस का तेल खरीद सकते हो। कहां गई आपकी स्वायत्तता, कहां गई आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? आज जो अमेरिका कहता है वो हम करते हैं, अमेरिका मना कर देता है तो हम नहीं करते। उसने कहा 1 महीने की छूट है, खरीद लो, तो आप तेल खरीदने लगेंगे। हमारी विदेश नीति का क्या हुआ, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का क्या हुआ? एक पोस्ट राहुल गांधी का मैं पढ़ देता हूं। राहुल गांधी थोड़ा सा, लेकिन इसमें देर से जगे क्योंकि यह फैसला तो सुबह ही आ गया था। राहुल गांधी ने अब से करीब 1 घंटा पहले यह पोस्ट किया है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इमर्जेस फ्रॉम द कलेक्टिव विल ऑफ आवर पीपल, इट शुड बी रूटेड इन आवर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड स्पिरिचुअल इथोस बेस्ड ऑन सत्य एंड अहिंसा। व्हाट वी आर विटनेसिंग टुडे इज नॉट पॉलिसी, ये कोई नीति नहीं है जो हम देख रहे हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल। मतलब कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री को एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिका, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी, जब भारत को रियायत मिली है 1 महीना तेल खरीदने की। और इसी पर ये भी देख लेते हैं कि खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो क्या कह रहे हैं। खड़गे साहब ने भी वही बात कही, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहां गई, हमारी नेशनल सोवेरेनिटी कहां गई, वो खतरे में आ गई है। और ये सब जो है मोदी जी के जो दोस्त हैं ट्रंप, वो कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा ईरान से मत खरीदो, भारत सरकार झुक गई। फिर उन्होंने कहा रूस से मत खरीदो, भारत सरकार झुक गई। अब उन्होंने कहा रूस से खरीद लो, तो भारत अब रूस से तेल खरीदेगा। इस पर मैं एक कमेंट ले लेता हूं। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस पर एक स्टेटमेंट है, वो आपको भी मैं दिखाऊंगा। ये बताइए, ये मतलब हमारी बाह मरोड़ी जा रही है या ये दुनिया की जरूरत है भारत, इसलिए उनको वापस वहीं आना पड़ा जहां 1 साल पहले खड़े थे? देखिए सौरभ जी, आपके मन में कुछ है और हमने कहा कि नहीं, जो आपके मन में है वो आप नहीं करेंगे। हमने फिर कहा कि अच्छा ठीक है भाई, तुम अपने मन का कर लो। पता चला कि आपने कभी अपने मन का करना बंद ही नहीं किया था। हम बेवजह अपने गुमान में थे कि नहीं हम तो जो तय करते हैं सौरभ तो वही करते हैं।
कुछ इसी तरह का मामला भारत और अमेरिका का रिश्ता है। लेकिन मैं तेल वाले पे बोलूं उससे पहले रायसीना डायलॉग में ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है थोड़ा क्रिस्टोफर। हल्का हाथ रख लेते तो मैं वहां पहुंच जाता, दिखा देता, मैं दिखा दूंगा वो। अच्छा ये हाँ। ठीक है, आप बोल दीजिए, मैं वो बयान दिखा मैं दूंगा। इसको छोड़ देता हूं, बस एक लाइन बोल देता हूं। हाँ। और मैं इसीलिए कहता हूं कि देखिए, पॉलिसी पे बात कभी भी एक इशू पे नहीं हो सकती। मैंने इसी कहानी कुर्सी की में आपको तुरंत याद आ जाएगा, मैंने कहा था यही अमेरिका रशिया से तेल खरीदने के लिए कहेगा भैया खरीद लो। यही मैंने कहा था इसी कहानी कुर्सी की में। जो लोग सुनते हैं लोग उनको क्यों, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि ये कोई ना अपने भले के लिए कर रहा है ना भारत के लिए भले के लिए कर रहा है। जैसी स्थितियां हैं उसके खिलाफ रिवोल्ट हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका से लेकर सब तेल खरीदेंगे, आप रोक नहीं सकते हैं। आप ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि भारत दब गया, अमेरिका परेशान है कि भारत उसकी कोई बात सुनता नहीं। और मैं अच्छा चलिए वो वाला छोड़ देते हैं, दूसरा हाथ रख देते हैं, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। अक्टूबर में 14 लाख, नवंबर में 17 लाख, दिसंबर में 12 लाख, अभी फरवरी में भी 10 लाख बैरल पर डे खरीदा। भैया 10 लाख बैरल पर डे खरीदा। 22 के पहले हम कुछ खरीदते ही नहीं थे। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना होती तो हम ये ना करते भाई। और उसके बाद भी पता नहीं कैसे आप लोग सब आप कह रहे हैं कि इजाजत मिली तो खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं, हम खरीद ही रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम रोज 4 मिठाई खाए बिना सोते नहीं है। आपने कहा कि नहीं खाया ना करो, रोज गुस्सा कर करके जा रहे हैं, हम रोज खा लेते हैं। एक दिन आए कहे कि अच्छा ठीक है खाया करो। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं भारत में विमर्श कैसा चल रहा है। एक दिन के लिए भी अगर होता कि भाई आज ये 6 तारीख को एक भी बूंद तेल भारत ने नहीं खरीदा, या एक महीने में भारत ने एक भी बूंद, भारत जो चाहता है वो कर रहा है। अमेरिका छटपटा के रहता है। ट्रंप का बड़बोलापन उनके ऊपर भारी पड़ता है, उनकी पॉलिसी के ऊपर भारी पड़ता है। नहीं, जो आपने डेटा दिया ये डेटा बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही डेटा है। अक्टूबर 2025 में जंग वंग कुछ नहीं थी, लेकिन हम पर सैंक्शन लगे हुए थे, सैंक्शन नहीं टैरिफ लगे हुए थे। आप 16-17 बैरल पर डे, 16-17 लाख बैरल पर डे आप खरीद रहे थे। नवंबर में आप लगभग 19 लाख बैरल तक पहुंच गए। दिसंबर में 12 लाख बैरल हो गया, कम हो गया। जनवरी में थोड़ा और कम हो गया तो 11.5 लाख बैरल तक आ गया। फरवरी में वो 10 लाख बैरल बना हुआ है और अब मार्च में बढ़ेगा, क्योंकि मार्च में आपको जो है वो छूट मिल गई है, तो अब आप तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। रक्षा मंत्री का मैं आपके बयान का जिक्र कर रहा था, उन्होंने मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई और जंग और तेल पर एक कमेंट किया है, वो सुन लेते हैं। या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। साथियों, वर्तमान में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। अब रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं एबनॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन भारत के लिए एक और राहत की खबर इसी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी मैं आपको बता रहा हूं। रूस से तेल खरीदने की 1 महीने की स्पेशल छूट। इसके अलावा वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान का, जहां पर दबदबे की वजह से, जंग के हालात की वजह से वो बिल्कुल बंद हो गया है, जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है और हम जिनसे तेल खरीदते हैं हमारी आपूर्ति का 40% तेल उसी वहीं से आता है, जल डमरू मध्य, हॉर्मूज जल डमरू मध्य से। वहां पर ईरान ने दुनिया में केवल मात्र 2 देश हैं जिनको वहां से सेफ सप्लाई के लिए ट्रांजिट देने की बात की है। पहला था चीन और उसके बाद अब भारत। ईरान के इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है, IRGC ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका, इजराइल, यूरोप, पश्चिमी सहयोगियों के लिए तेल बंद किया गया है। उनके तेल टैंकरों को अभी भी निशाना बनाया जाएगा, लेकिन जो छूट चीन को मिली हुई थी वो छूट अब भारत को भी मिलेगी। मतलब भारत
वहां से अपनी ऑयल सप्लाई जो है वो निकाल सकता है। लेकिन जंग है, वो खतरा बना हुआ है। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि ये केवल वेस्टर्न कंट्रीज के लिए हमने वहां पर रोक लगाई है, भारत जैसे देशों के लिए वहां पर रोक नहीं है। लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट सब कुछ खतरा देखते हुए हो सकता है कि वहां उस रूट से तेल कम आए। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया कि हम उन टैंकर्स पर हमला नहीं करेंगे जो बाकी और देशों के लिए, भारत समेत देशों के लिए तेल टैंकर जो हैं वहां से गुजर रहे हैं। अब सर आप बताएं, आप कैसे देखते हैं दो तीन फैसले जो हुए हैं दुनिया के? क्या फैसले हुए दुनिया के कि अमेरिका के? ईरान की भी खबर दी ना। ईरान की खबर तो आज आ गई, क्योंकि कल आपने वो कंडोलेंस वहाँ पर रखी थी खामनेई साहब को। 5-6 दिन बाद आपको याद आया कि खामनेई साहब भारत के दोस्त हैं, हिंदुस्तान का दोस्त है ईरान, तो कंडोलेंस की MEA की तरफ से बहुत लेट है। इसको कैसे देखते हैं, नहीं देखते। और उसके बाद ईरान का ये कहना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑयल के लिए नहीं रोकेंगे भारत को, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अमेरिका के साथ आप कोई भी ये कहें कि कोई सार्वभौमिकता पर हमला है या किसी कारण से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये तो सच है कि अमेरिका के दबाव के बाद हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया, कम किया, कम कह दीजिए, कम किया। और उसके बाद अब जब ये फैसला हुआ है तो हम बढ़ा रहे हैं। अब ये क्या अमेरिका के फैसले के बाद ही हुआ है, पहले वाले फैसले के बाद भी और अब के फैसले के बाद भी। इसमें तो कोई, ये तो फैक्ट की बात है ना। इसको आप कैसे लेते हैं कि आप अपनी, वो कहते हैं ना कि मुर्गे की टांग ऊंची होती है, भले ही कैसे भी कह लें, तो उसको उस तरह से देख सकते हैं। लेकिन ये कहना कि भाई भारत झुक गया अमेरिका के आगे, वो भी मैं नहीं मानता। लेकिन अमेरिका का दबाव तो उस पर है ही, ठीक है। इसमें कोई जैसे पूरी दुनिया पे, हाँ, पूरी दुनिया की बात तो हम क्यों करेंगे, हम तो भारत की बात करेंगे ना। आप भारत बड़े देश है, 140 करोड़ के देश को वेनेजुएला के साथ थोड़ी मुकाबला करेंगे। तो भारत अमेरिका के दबाव में पहले कम किया पेट्रोल ऑयल खरीदना, और अब उनकी परमिशन, अगर ऐसा नहीं था तो रूस को परमिशन देने की क्या जरूरत पड़ी है? उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं उसकी चिंता ही नहीं कर रहा अमेरिका की। हम केवल भारत के रेफरेंस में बात करते हैं। और इसको मैं एक विदेश नीति के तमाम तरीके के दबाव होते हैं, उनको भी सामने रखना होता है। उसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो भारत सरकार देखती है, MEA देखती है। और भारत को ट्रंप के दबाव में झुकना पड़ा, ऐसा नहीं मानता, लेकिन एक डिप्लोमेटिक मतलब ये मिडिल ग्राउंड है, मतलब ना हम झुके हैं, हाँ। और ना आप पूरी तरीके से आप इतने स्वतंत्र हैं कि भाई ट्रंप कुछ भी कहता है। ऐसा होता ही है, डिप्लोमेसी में बहुत सारी बातें होती हैं। US डिप्टी सेक्रेटरी वाला बयान निकाल लीजिए जी। इसका टेक्निकल इंप्लीकेशन है। टेक्निकल इंप्लीकेशन यह है कि जब हम क्रूड ऑयल रूस से या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ईरान की तरफ से आएगा वो तेल खरीदेंगे, तो वो तेल को हम रिफाइन करके वेस्ट को भी बेचते थे और आगे भी बेचेंगे। तो ये जो किल्लत आएगी पूरी दुनिया में तेल नहीं बेचे जाने के चलते या रास्ता बंद होने के कारण, वो अब कम होगी। जो बाइडेन साहब का, आपने शुरू में ही बता दिया, बाइडेन साहब का जो फॉर्मूला था कि हम इसलिए तेल रोक रहे हैं, तेल खरीदने दे रहे हैं भारत को, कि भारत भी रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो अडानी जिसका सबसे बड़ा ये है और रिलायंस जिसका सबसे बड़ा रिफाइनर है, उसको ये सुविधा मिलेगी। तो हम यूरोप को भी बेचते थे, अमेरिका तक जाता था, तो ऑयल प्राइस कम करने में फायदा होता था। और रही बात रूस से हम खरीदते थे, लेकिन जो रोजनेफ्ट और गैसप्रोम 2 कंपनियां थी जिसको उन्होंने सैंक्शन लगाया था अमेरिका ने, सिर्फ उनसे नहीं खरीदे थे, बाकी जो इंटरमीडियरीज थी, बीच की कंपनियां थी, उनसे हम खरीद रहे थे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि 1 लाख बैरल पर डे जो आपने 1 मिलियन बैरल पर डे जो आ रहा था वो आ रहा है और वो आगे भी आएगा। सर तो भैया आज सवाल ये पॉलिटिकल है, सवाल यह है कि क्या अमेरिका आपकी फॉरेन पॉलिसी चलाता है? क्या आप अमेरिका के कहने पर तेल खरीदना बंद करते हैं, उसके कहने पर चालू करते हैं? सवाल ये। देखिए, हमारे पास जो हिसाब है, इस समय कर्फ्यू लगा हुआ था। जब दंगा होता है ना शहर में, तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है कि जब तक कर्फ्यू खुला है आप माल खरीद लीजिए और घर में बैठ जाइए, फिर कर्फ्यू लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति फिर आएगी कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय वो कर्फ्यू में ढील दिया है। और हम तो भारत हैं, हम तो मानते ही है ना, 88% दुनिया की पुलिस है अमेरिका। जिस तरह हिसाब से चल रहे हैं टर्म, और जिस तरह से हम मान रहे हैं, वो तो पुलिसिंग करता ही है। क्यों ना हमने ईरान से ट्रम्प साहब का भी एक स्टेटमेंट होगा, अगर ट्रम्प का बयान है हमारे पास। आपने जब ये बात शुरू की कि बाइडेन ने ही कहा था कि आप खरीदिए, तो मतलब बाइडेन ने कहा तभी हम खरीद रहे हैं ना रूस से। सर कैसे दोनों हाथों से कैसे नाक पकड़ूं मैं पीछे से? नहीं, मतलब बात ये हुई कि हम अमेरिका के कहने पर ही कर रहे हैं, ईरान से बंद करके। आपको ये कैसी बात है सर? अब कमाल कर रहे हैं आज ये वाले पे कमाल कर रहे हैं। सर रूस से तेल खरीदिए, तो हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। अरे आपको सस्ता तेल मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, तो ये तो आपको भी समझ आती है। आपकी गणित कमजोर है क्या? बाइडेन साहब से कहने से। ट्रम्प का बयान तेल पे। सर ट्रम्प की बात भी सुन लेते हैं ना, हम ट्रम्प के फैसलों पर बहस हो रही है, ट्रम्प की तो सुन ले, बोलने दीजिए ना। जो है विजय जी ने जो कहा उस पे,
बाइडेन ने जब कहा था तब तो आप नहीं कह रहे थे कि अमेरिका के कहने पे सब कर रहे हैं। अचानक आज आप लोग जागे हैं। ये बात सही अभी है। पिछले 3 महीना 4 महीने उस दिन की चर्चा याद नहीं, आज नहीं सर, मुझे तो याद है सर, आपको भी याद है सर। ये क्या लॉजिक है सर? लॉजिक ट्रंप का बयान सुनिए, तेल पे ट्रंप का बयान, तेल की कीमतों पे। Today, my administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers transiting into the Gulf, as you know, pretty dangerous territory. Further action to reduce pressure on oil is imminent, and the oil seems to have pretty much stabilized. We had it very low. अब ये ट्रंप का ही अभी 4 दिन पहले का बयान है। इन्होंने कहा था मुझे तेल की कीमतों की कोई परवाह नहीं है, कहीं भी पहुंचे। अब क्या कह रहे हैं कि हमने तेल की कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए कदम उठाए हैं। दबा कौन? हाँ, डरा कौन? पीछे कौन हटा? मतलब ये ट्रंप हटा ना। ये प्रैक्टिकल पोजीशंस होती हैं। आप बड़बोलेपन में कुछ भी बोलते जाइए। बस मैं बार बार कहता हूं, बड़बोलेपन ट्रंप। जी ठीक है, इसके हिसाब सब बात कीजिए। अगर ये राहुल गांधी सच कह रहे हैं, ये ट्रंप को असलियत समझ में आ रही है। देखिए, यहाँ पे मामला अमेरिका का नहीं, यहाँ मामला ट्रंप का है। और मुझे लगता है ट्रंप की हालत हो गई है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली। चारों तरफ से बेचारा घिरा हुआ है, वो बार बार कुछ ना कुछ बोलते हैं। किसको आप बेचारा बोल रहे हैं? अब देखिए, आप थोड़े दिन पहले का बयान देखिए कि यही अमेरिका कह रहा था, ये अमेरिका के विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था, जिसने कहा था कि मुझे पता है कि भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं किया है। बोला था ना। और आज वो कह रहे हैं, तो आपने जो कहा मैं बिल्कुल आपके शब्द से समर्थन करता हूं कि ये ट्रंप का ही यू टर्न है। ये अब ट्रंप कैसे फंसे हुए हैं भाई? एक तरफ तो टैरिफ पे कोर्ट का निर्णय आ गया कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते। अब नया निर्णय ये आया है कि आपने जो वसूली की है वो वापस करना पड़ेगा। तो करीब 11 लाख करोड़ रुपए आपको वापसी है। इधर आप युद्ध अलग लड़ रहे, साथ ही देश कोई बचा नहीं। तो ये तमाम तरह की परिस्थितियों का समझिए कि ट्रंप किन हालात से गुजर रहे हैं, और ऐसे हालात में वो क्या बयान उनसे अपेक्षा रखते हैं आप। फिर उसी तरह के हालात से राहुल गांधी जी गुजर रहे हैं। मतलब ट्रंप के और राहुल गांधी जी के हालात में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। उनके सामने भी चुनौती है, राहुल जी के सामने भी चुनौती है। राहुल जी के सामने रोज चुनौती ये आती है कि हम नरेंद्र मोदी जी को कैसे छोटा या कमतर करने की कोशिश करें। तो उसके लिए वो हर दिन कोई नया नया एजेंडा लेके आ जाते हैं। और अब नया एजेंडा ये लेके आए कि आप समझौता नहीं, वो ये क्लेम कर रहे हैं, ये मैंने पार्लियामेंट में पहले बता दिया था। उन्होंने पार्लियामेंट की अपनी स्पीच कोट की हुई है अपने पोस्ट में कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये ट्रंप के कहने पे सब हो रहा है और ट्रंप के कहने पे भारत सरकार चल रही है। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि उनको इतना ज्ञाता नहीं है ना वो कि ट्रंप के कहने पे। ये भी तो हो सकता है कि भारत अपने हिसाब से कर रही, और अमेरिका यानी ट्रंप के सरकार के ही लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, भारत तो अपने हिसाब से चल रहा है, हमारी बात ही नहीं मान रहा। उनका स्टेटमेंट अभी पड़ा हुआ है कि भारत तो रूस से तेल खरीद रहा है। फिर अभी बात में आया कि ईरान के साथ आप दोस्ती नहीं निभा रहे। अब ईरान कह रहा है कि आप होर्मुज से लेके जाइए। अरे चले साहब, मोटी बात क्या है? मोटी बात यह है कि तेल के दामों में भारत में कोई आग नहीं लगने वाली। अभी तक ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि तेल की किल्लत नहीं होगी, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, तेल की सप्लाई चेन जो है वो बरकरार रहेगी, और इससे और आपको दोनों फैसलों से और फायदा हो जाएगा। ट्रंप ने जो रूस के तेल पर एक महीने के लिए कोई सैंक्शंस या टैरिफ से छूट दे दिए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने से ईरान ने कह दिया कि तेल निकल सकता है भारत के लिए। दो छोटी छोटी चीजें। एक तो आपने, मुझे लगता है कि अकेले आप एंकर हैं जो जल डमरू मध्य कह रहे हैं, तो वो कहिए, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो पता जल डमरू मध्य, जल डमरू। और दूसरा प्रोफेसर साहब ने कहा, वो हमको लगता है गलती से निकल गया होगा उनसे, अडानी किसी क्रूड ऑयल की रिफाइनरी के बिजनेस में नहीं, सिर्फ अंबानी इज द बिगेस्ट रिफाइनर। और रिलायंस, ये खबर तो आज आई है, ये खबर आज आई है, परसों की खबर है, परसों से चल रहा है ये कि रिलायंस जो है वो रशियन ऑयल कंपनी से बात कर रहा है तेल खरीदने। बिल्कुल खबर चलने लगती है। अब आप जो बयान सुनवाना चाह रहे थे वो मैं बता देता हूं। अब यहां ये अगला बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा है, मेरी नजर भी पड़ गई, त्रिपाठी जी भी उसका जिक्र करना चाह रहे हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। उप विदेश मंत्री अमेरिका का भारत में है। वो क्या बयान देता है आप सोचिए। ये सारे जो बहस कर रहे हैं ना, ट्रंप का अमेरिका, ट्रंप ने जो उथल पुथल मचा रखी है, भारत के साथ मनमर्जी करने की आरोप जो लग रहे हैं, या भारत झुक रहा है, क्या आप एटीट्यूड से देखिए अमेरिका का क्या है। वो आदमी भारत में खड़ा होकर कहता है कि अमेरिका भारत को दूसरा चीन नहीं बनने देगा। खुल्लम खुल्ला कह रहा है भारत में खड़ा होकर कि आप क्या चाहते हैं। 20 साल पहले जो गलती अमेरिका कर चुका, चीन को यहां कहां से कहां पहुंचा दिया हमने, वो हम भारत के साथ भी करें। फिर एक दिन भारत भी जो है सारी मार्केट पर, व्यापार पर कब्जा कर लेगा और हमारा ही नुकसान होगा। अब ये हम कभी नहीं होने देंगे। सुने, And India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're going to let you
be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. तो ये आप सोचिए, वो खुल के कह रहे हैं कि हम भारत को बड़ा बनाना हमारा काम नहीं है, और हम वो गलती एक बार चीन को बड़ा बना के कर चुके हैं, अब चीन हम ही को आंख दिखाता है। और ये बात त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं कि ये पहले भी इस बात को कह चुके हैं, और कि अमेरिका का ये एजेंडा अब है कि भारत को हमें ज्यादा प्रेरित नहीं करना, ज्यादा बढ़ावा नहीं देना, एलआई वाला अपनी जगह। लेकिन क्रिस्टोफर जी जो कह रहे हैं उस पे ये फॉर्मर फेडरल चांसलर हैं ऑस्ट्रिया के एलेक्जेंडर साहब, वो कह रहे हैं कि दुनिया बदल गई पिछले कुछ वर्षों में, बड़ी तेजी से बदलती रहेगी। जो आज का भारत है वो 20 साल पहले का भारत नहीं है, ना अमेरिका ना यूरोप कोई भी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि एवरी कंट्री इज फ्री टू परचेज द प्रोडक्ट्स दे वांट। ये एक चीज। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं और रोचक है वो। चाइनीज स्पोक्स पर्सन है, वो कह रही हैं इन 2026 चाइना इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 26.6% टू ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ, while India adds another 17%। यानी मैक्सिमम पाई चाइना के बाद नंबर 2 इंडिया के पास, और यूएसए के पास कितना 9.9%। आप इस कहानी को समझिए, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार की नीति इतनी शानदार है इस मामले में, कोई युद्ध ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हम बेवजह के ट्रेड बैरियर में ना फंसे, तो 10 साल बाद की कहानी जो ये कितना भी रोकने की कोशिश कर लें क्रिस्टोफर या ट्रंप, वो सब हो जाएगा। ट्रंप का क्या हाल है, वो वीडियो भी दिखाइए ना। अच्छी बात है कि खुल के बोल दिया, खुल के बोल दिया। भारत में किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए अब इस बात में। भारत को लेकर किसी को भ्रम नहीं है ना। बात क्या हो रही है, बात, और अभी जब ये बात कर रहे हो तो ये तो और मजबूत करती है ना आपको कि यदि 26% शेयर चाइना का है जीडीपी में, और 17% इंडिया का है, और अमेरिका का तीसरे नंबर पर 9% है, तो फिर क्यों डरना है उनसे? फिर क्यों डरना है उनसे? और भारत कमजोर आर्थिक स्थिति में है, कमजोर देश है, ये तो मैं मान ही नहीं रहा। मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारत मजबूत देश है, और 20 साल में भारत बहुत आगे बढ़ा है। तो भारत जो 20 साल में आगे बढ़ा है, उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करे, इस पर काम करना। और मैंने ये कहा कि भाई झुका नहीं है भारत, लेकिन डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज को इतना। लेकिन फिर आप कह रहे हैं डर क्यों रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। नहीं, ये कहना कि अरे आप जब ये बात कह रहे हैं कि भाई अमेरिका से बाइडेन साहब ने कहा तो हमने खरीदना शुरू किया, भारत डर रहा है या अमेरिका डर रहा है? इसमें तो अमेरिका का डर दिखाई दे रहा है। इसमें तो अमेरिका का डर दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि हम भारत को नहीं बढ़ने देंगे। इसका मतलब ये हुआ स्क्रूटनी होनी ही चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में समझिए, यदि सरकार ने कोई फैसला किया, उसमें कोई सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार अपने आप साफ करेगी कि भाई हमने तेल खरीदा कि नहीं खरीदा। आपने तो विदेश मंत्री को और सर डेटा है ना, डेटा में तो कम हो गया ना, कम हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, अक्टूबर में आप खरीद रहे हैं 16 लाख, डेटा देखिए मैं कह रहा हूं अक्टूबर में 16 लाख खरीद रहे हैं आप, और आप फरवरी में खरीद रहे हैं 10 लाख, तो कम हो गया ना, कम हुआ तो बस। बंद तो नहीं हुआ, बंद तो किसी ने, बंद की बात ही नहीं, हम तो पहले भी। और ये उसके बाद है, ये सॉरी सर आपको रुक रहा हूं, ये उसके बाद है कि ट्रंप ने जब वो 25% का पेनल्टी वापस ले लिया। लेकिन 2022 से पहले हम 2.5 लाख बैरल ही खरीद रहे थे, ये भी तो देखना चाहिए। बंद नहीं हुआ, हम तो कह रहे हैं कि कम हुआ, और वो अमेरिका के फैसले के बाद हुआ। तो आप मानते हैं मतलब प्रेशर तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने कैपिटुलेट कर दिया। वो बिल्कुल ठीक बात है, उसमें नहीं हुआ। देखिए, हम जो रूस से तेल अभी खरीद रहे थे 2022 के बाद, वो किसी कंपल्शन में नहीं था, हमारी अपनी कंपल्शन थी कि वो तेल सस्ता मिल रहा था। ये कोई स्ट्रैटेजिक मूव, पॉलिटिकल मूव, डिप्लोमेटिक मूव नहीं था। तो हम ये कोई ये कह दे कि भारत को मजबूती मिलेगी इससे, ये भी गलत है। और जयशंकर जी ने पहले भी कहा था कि ये हमारा इकोनॉमिक मूव है, ये हम जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। लेकिन इस बात को ट्रंप साहब को नागवार गुजरी, उस पर पॉलिटिक्स होने लगी कि हम उनसे तेल क्यों खरीद रहे हैं। जेलेंस्की साहब ने कहा ये ब्लड मनी है, हम उनके वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये तेल का व्यापार है जो कर रहे थे। अब तक तो सबसे ज्यादा तेल आप ही एक छोटा सा कमेंट त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे थे ब्रेक पे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईयर ऑन ईयर जाएंगे तो पिछले साल भी हम लगभग इसी अवस्था में खड़े थे, और अगर उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तब तो कितना कम रशिया से तेल ले रहे थे कि न, क्योंकि न तो वो डिस्काउंट दे रहा था, न कुछ कर रहा था। 22 के बाद तो हमने लेना शुरू किया है। तो जो हम 12वें नंबर पर, हमारी खरीद वाले जो 24-25 देशों से हम खरीदते हैं, 12वें नंबर पर रशिया था, 7वें नंबर पर पहुंचा, अभी दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मन में मान गए नहीं, वो तो ईरान से सैंक्शन के बाद आपने, अब सब चीजों को समझिए। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया भारत में तेल की किल्लत क्यों नहीं होगी,
उसका पूरा अपडेट हमने आपको दिया, उस पर हो रही राजनीति आपको बताई। अब आपको थोड़ा जंग के हालात भी बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में जो ये महाजंग जारी है, आज इसका 7वां दिन है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई थमने की जगह और ज्यादा भीषण हो रही है हर बीते दिन के साथ। ईरान झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वहीं अमेरिका और इजरायल ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग के समीकरण रोज थोड़ा बहुत बदलते हैं। अमेरिका और इजरायल और ईरान के बीच अब आर पार की लड़ाई है, ऐसा तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, मतलब अपनी थल सेना भेज सकता है। अमेरिकी सेना के बख्तरबंद काफिले जो हैं वो ईरानी सीमा के पास देखे गए हैं। ये इराक का जो कुर्दिस्तान का इलाका है, जो ईरान के सीमा से लगा हुआ है, वहां पर कुछ कॉन्वॉय जो हैं वो देखे गए हैं। अब चूंकि इराक में बहुत लंबे समय तक अमेरिका रहा है, तो उसके हथियार, उसकी गाड़ियां वहां पर हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस हों। हो सकता है ये वो जो कुर्दिस्तान के लोगों से लड़ने का आह्वान अमेरिका ने किया है, उन्होंने क्या किया, अब वो ट्रंप जो है 2-3 बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो ये कुर्दिस्तान वाले इराक में भी रहते हैं, ईरान के अंदर भी रहते हैं, तो तुम लड़ो, जाओ, अब घुस जाओ अंदर। अब वो बलोचों से कह रहे हैं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि तुम अंदर चले जाओ। 1-2 और ऐसी एथनिसिटीज हैं जिनको वो भड़काना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई खुल के लड़ाई में कूदा नहीं है इनमें से। और ईरान ने दोनों बातें कह दी हैं, धमका भी दिया है, पुचकार भी दिया है कुर्दों को खास तौर पर। उन्होंने कहा कि आप नेशनलिस्ट लोग हैं, अपने यहाँ जो उनके यहाँ कुर्द लोग रहते हैं, आप नेशनलिस्ट लोग हैं, आप ईरान के साथ खड़े रहिए। और आगे फिर ये भी कह दिया है कि अगर आप बंदूक हमारे खिलाफ ही उठाएंगे तो फिर आप जानते हैं हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ और अपडेट जो है वो दे दीजिए। अब ये बॉम्बिंग वगैरह जो है ये तो लगातार चली रही है। यूएई और बहरीन में खास तौर पर वहां की ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है और दुबई लगातार निशाने पर है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ईरान ने अपनी एक टैक्टिक और बदली है, अब वो बड़ी मिसाइलें कम चला रहा है, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उसको इतना पता चल गया है कि उसका एक ड्रोन मारने के लिए उनको मिसाइल ही चलानी पड़ती है। इससे भी जुड़ा एक अपडेट है, वो मैं आपको दूंगा। तो ये अभी तक का अमेरिका का जो पोस्चर है और ईरान का जो पोस्चर है वो आपने देखा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा भी आ गया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में उनके बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता, मतलब अमेरिका ही तय करेगा। पर अमेरिका भी क्यों? उन्होंने कहा मैं तय करूंगा ईरान का नेता कौन बनेगा, क्योंकि खबर आई थी कि आयतुल्लाह अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है वहां के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं साहब नो, ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, इनमें और आयतुल्लाह में कोई फर्क नहीं है और मैं तय करूंगा। और उन्होंने कहा मैं वैसे तय करूंगा जैसे मैंने वेनेजुएला में तय किया था। क्या किया था? राष्ट्रपति को अगवा किया और उपराष्ट्रपति को कहा अब तुम समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही काम करना पड़ेगा मुझे। और वो उनकी बातें मानने लग गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे वही मॉडल चाहिए, वेनेजुएला मॉडल चाहिए मुझे ईरान के अंदर। When we look at Venezuela, when we look at the first attack, Midnight Hammer in Iran, which really set the stage for what we're doing right now. It's been pretty amazing. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. ट्रंप ईरान की IRGC पुलिस और सेना से कह रहे हैं हथियार डाल दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, इम्यूनिटी दे दूंगा, नहीं मारेंगे तुम्हें, वरना तुम निश्चित मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास लड़ने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है। एयरफोर्स हमने खत्म कर दी, एयर डिफेंस खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ईरान की 60 से 64% मिसाइल्स खत्म की जा चुकी हैं और ईरान अब समझौते के लिए हमसे लगातार बात कर रहा है, हमसे लगातार फोन पर संपर्क करके कह रहा है कि हम अब समझौता करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनसे कह दिया कि अब ये गाड़ी निकल चुकी। और उससे आगे ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने ईरान से कहा है अब तुमसे ज्यादा हम लड़ना चाहते हैं जंग। They have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late.
and we want to fight now more than they do. धमकी भी और थोड़ी सी तारीफ भी कि टफ लोग हैं, लड़ना चाहते हैं वो। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि 60% तुमने मिसाइल सब बर्बाद कर दी सर, एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी के कह रहे हैं हमने 30 जहाज डुबो दिए हैं। तो इस लिहाज से 7 दिन है, आज 7वां दिन है, तो 3 दिन में लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए ट्रम्प की बात माने तो। ट्रम्प की बात माने तो कुछ हद तक सही भी है। देखिए, ईरान और अमेरिका की लड़ाई में कोई बराबरी का मुकाबला तो उस तरह से नहीं है कि आप ये कहें कि ईरान ने कोई ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं था, उसने साबित किया और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहा। जितनी वो लड़ाई लड़ सकते थे वो लड़ रहे हैं। दुनिया के और देश उनके साथ नहीं आए। उनको उम्मीद थी कि रशिया और चाइना जिस तरह से साथ आएंगे वो उस तरह से साथ नहीं आए। अगर वो साथ आ जाए तो अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो, इसलिए कोई इसमें अचरज वाली बात नहीं। और ट्रम्प कह रहे हैं 64%, 60 नहीं तो 50 मान लीजिए, वो तो खत्म हो ही रही है, मिसाइल उनकी खत्म होती जा रही हैं। और जो ट्रम्प साहब के लिए तो यही बड़ा झटका है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक नया सुप्रीम लीडर बना दिया। अगर इतना ही दबाव मानते तो वो फिर कहते कि अच्छा आप बताइए। नहीं, उन्होंने कहा मैं उसको मारूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्तफा खमेनी को मारूंगा मैं। नहीं, ट्रम्प साहब तो मार सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ ईरान ने नहीं माना ना इस बात को। उन्होंने अपनी तरफ से सुप्रीम लीडर खड़ा कर दिया। तो एक जो सॉवरन कंट्री होता है वो अपने तरीके से खड़ा होता है। मौत, हार, जंग, ये सब अलग मसले हैं। आप उनके सामने उस तरह से नहीं झुके हैं कि उन्होंने जो कहा उसको मान लिया। सर लेकिन कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। ट्रम्प एक तरफ कहते हैं कि मैं ग्राउंड फोर्स भी भेज सकता हूं। अरे जब खत्म ही कर दिया तो ग्राउंड फोर्स की क्या जरूरत है? खत्म तो उन्होंने वो भी कर दिया था, न्यूक्लियर पूरा का पूरा एक साल पहले। अब उसके बाद दोबारा खत्म किया उसी को, खत्म वाले को। तो उसको कंफ्यूजन नहीं है। वॉर में ये सब बातें चलती रहती है। और वो जो बात कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ईरान भी उसी तरह से खड़ा रहा, लेकिन हमने उसको खत्म किया। और मैं इसमें कतई ये नहीं मानता कि अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है ईरान। नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है। तो अब देखिए, जो वो दूसरी बात कह रहे हैं प्रोफेसर अमिताभ, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे ही इज वेटिंग फॉर द राइट मैन टू कम अप लीडरशिप रोल में, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अमेरिका को भी स्वीकार हो। मुस्तफा खमेनी स्वीकार नहीं है, ये क्लियर कर दिया। लेकिन जो बार बार IRGC से भी अपील कर रहे हैं अपना देश बचाओ, अपनी जान बचाओ, तो ऐसा लगता है कि ये भी कोई मिडिल पार्ट ढूंढ रहे हैं। अब ये क्यों बताना दुनिया को बार बार कि वो मुझसे बात करना चाहता है, ताकि एक दिन मैं भी कह दूं कि मैंने बात कर ली। हाँ, ये मतलब हुआ ना? जी देखिए, ये अमेरिका ये नहीं समझ रहा है शायद, या ट्रम्प साहब ये समझा नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला नहीं है। अगर ईरान वेनेजुएला नहीं है। और ईरान जो है, यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है IRGC का जो कंट्रोल भी करता है, उस पर कंट्रोल इस्लामिक रिजीम का था। वो क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि उसके जितने लड़ाके हैं वो सब इस समय फेडरल पर्पस से काम कर रहे हैं, कोई किसी पर कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो किसी एक को इस्टेब्लिश करना कि ये बन जाएगा और ये ग्रुप उनके साथ आ जाएगा, ये मुझे संभव नहीं लग रहा है। और बार बार मुझे कियर स्टारमर की वही बात याद आती है कि अगर आप जब तक ग्राउंड पर ट्रूप्स नहीं भेजेंगे तब परिवर्तन कैसे होगा? और परिवर्तन भी रहेगा तो वो क्या परमानेंट रहेगा? कितने दिनों तक चलाएंगे? इस समय जो ईरान के लोग हैं या IRGC है या उसकी मिलिट्री जो भी इस समय वार कर रही है, मिसाइल छोड़ रही है, ड्रोन छोड़ रही है, उनको ये बात पता है कि इस समय सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। वो मैक्सिमम डैमेज करना चाहते हैं। अजरबैजान पे उन्होंने अटैक किया, इसका कोई मतलब ही नहीं था। और वो किस लॉजिक से काम कर रहे हैं? तो जब तक इनके सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स और जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं ये खत्म नहीं हो जाते, ये लड़ते रहेंगे और लास्ट आदमी तक लड़ेंगे। क्या आप मानते हैं कि ये लड़ाई ग्राउंड फोर्स भेजे बगैर नहीं खत्म होगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। ये खत्म करने का ये सोच भी नहीं सकते हैं। ये वेनेजुएला मॉडल यहां नहीं चलेगा, क्योंकि अगर चलना होता तो अब तक जो बीच का लीडरशिप है वो खड़ा हो जाता कि चलिए हम अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज करने ये सेना भेजने वाली, पैदल सेना भेजने वाली जो धमकी है ना, इस पर ईरान ने भी पलट कर धमकी ही दी है। उनके विदेश मंत्री ने कहा टीवी पर कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, भेजो ना सेना, हम तो बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि अमेरिकी सेना आए तो हम उसको जवाब दें। Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. अब ये तो खैर युद्ध में ऐसी बातें होती है, लेकिन त्रिपाठी जी, जो 40 साल ईरान ने किया प्रॉक्सीज के सहारे लड़ाई लड़ी, अब क्या अमेरिका वो करना चाहता है? कुर्दों को भेजो, बलोचों को भेजो, इनके सहारे लड़ो। नहीं, देखिए, एक बात बड़ी स्पष्टता से मतलब ये लगता भी है और ये दिख भी रहा है कि ईरान ने जो तैयारी की है उसका असेसमेंट अमेरिका नहीं ही लगा पाया। और कोई भी इस तरह की जब आप रिजीम चेंज कराना चाहते हैं तो ग्राउंड पे तो आपको उतारना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिकी सैनिक ईरान के जिस तरह के लड़ाके हैं उनके सामने लड़ने की स्थिति में है क्या?
तो अफगानिस्तान जैसे भले न हो, तालिबान जैसे भले न हो, लेकिन ईरान के भी लड़ाके ठीक ठाक हैं। और ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त युद्ध के समय में तो हर कोई ऐसे ही बात करता है, लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और अमेरिका की बात में हवा हवाई जाता है। अमेरिका ऊपर से बम गिरा सकता है, मार सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है। ट्रंप दुनिया अपनी पैदल सेना कभी नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे, डरते हैं वो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डरते हैं, उनका विरोध भी है। वहां मागा के सपोर्टर्स कहेंगे आपने क्या कर दिया, नहीं नहीं, जब बॉडी बैग्स आएंगे, अभी तो आपके 3 पायलट मरे हैं ना, वहां से तो आपको पता चलेगा रोज 10, 20, 50, 100 मर के आए। कुर्द को वो इसलिए उकसा रहे हैं क्योंकि कुर्द लोग लंबे समय से 1920 से कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। वो 1920 से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब तुर्की हारा उसके बाद कुर्द बट गया। तो कुर्द बट गया तो आपके ईरान में चला गया, तुर्क में चला गया, इराक में चला गया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम, यदि आप हमारी तरफ से लड़ाई लड़ोगे तो हम आपको कुर्दिस्तान देंगे। वो इराक वालों को भेजना चाहते हैं लड़ने के लिए। लेकिन ईरान वाले कुर्द जो हैं वो इस लड़ाई में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनके पास भी तेल भंडार है, वो समृद्धशाली हैं। तो ये कह रहे हैं ईरान वालों को, जो ईरान के सैनिक हैं अभी, वो कह रहे हैं कि आप मत कूदिएगा। तो तुर्क, ईरान, तो ये जो है ना हिस्सा, उस हिस्से के लड़ाका जाएंगे कुर्दिस्तान के लिए, क्योंकि कुर्द भी बढ़ चुके हैं, अलग अलग संगठन हो गए, सबके अपने अपने विचार हो गए। तो इसलिए इनका मानना ये है कि दो तरह से उकसा रहे ट्रंप। आंतरिक तौर पे वहां की आम जनता को कह रहे हैं आप अपनी सरकार ले आइए, और बाहर कुर्दों को कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह से हमला फिर बता दूं, ये वही तस्वीर है जो बात कर रहे हैं राकेश जी। इराक से लगी सीमा पर कुर्द लड़ाके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है ईरान बॉर्डर की तरफ। आप इसमें कुछ जोड़ रहे थे? कुर्दों को अमेरिका ने, जैसे पाकिस्तान को यूज किया है अमेरिकियों ने टॉयलेट पेपर की तरह, उस तरह 1975 में इन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़ा किया इसको, वहां से हारे गए बेचारे। ये अब 2015, 2019 में ट्रंप साहब ने कहा कुर्दों को लड़ो आईसिस से, वो लड़े काफी हद तक आईसिस से, और फिर छोड़ दिया अलग, और फिर छोड़ के अपने हाल पे छोड़ दिया, उसको डाइवोर्स देके फिर आगे बढ़ गए। और कुर्दों को अगर प्रमोट करेंगे ना तो तुर्की बीच में आ जाएगा। कुर्दों का एक बहुत बड़ा तबका जो है 15 से 18%, वो सीरिया के बॉर्डर से लगता है, जो वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। YPG, PKK, ये दोनों जो हैं ग्रुप, वो पहले से उनके खिलाफ हैं। तो अगर बियॉन्ड अ पॉइंट कुर्द भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तुर्की ग्राउंड फोर्सेस की जहां तक बात है, वो इन्हीं सब प्रॉक्सीज के सहारे हैं ट्रंप। वो अपनी सेना भेजने का कोई सवाल नहीं है। कंट्राडिक्शन है ना कि बूट्स ऑन द ग्राउंड जो आप टर्म यूज करते हैं, अमेरिका, ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत है, लेकिन अमेरिका ये कर नहीं सकता। उसके लिए कोई बहुत कामयाब कदम नहीं हो सकता, वो अपनी तरफ से नहीं कर सकता। वो कुर्दों को या किसी और एक आपको बड़ी दिलचस्प तस्वीर में दिखाता हूं। वो ट्रंप का जो प्रेयर वाला वीडियो है वो चलाइएगा। ये नहीं, वो इसकी बात वही बाद में करते हैं। हाँ, ये वीडियो, इसका भी जिक्र आज त्रिपाठी जी की सारी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, इन्होंने जिक्र किया था। ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस में दुआ की जा रही है, प्रेयर की जा रही है। उसकी ये तस्वीर है कि ईश्वर जो है इनको ताकत दे, इनको बल दे कि ये जंग लड़ रहे हैं, ये केवल यही नहीं, जितनी भी जंगें लड़ रहे हैं सब जीते हैं। शुरुआत से दिखा दीजिएगा। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं ये, शुरुआत से दिखा दीजिए। Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये तस्वीर ऐसे ही नहीं आई है, ये खबर भी आई है, छपी खबर है कई विदेशी अखबारों में। जितने बेसिस पर अमेरिकी फोर्सेस हैं, करीब 30 एक बेसिस पर, वहाँ ये भाषण दिए गए हैं आर्मी कमांडर्स के द्वारा अमेरिका के कि ये तुम एक धर्म युद्ध लड़ रहे हो, ये क्रिश्चियनिटी की लड़ाई लड़ रहे हो। और ये तो सेक्रेटरी रूबियो का, उनके जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, उनका खुला बयान है। अभी आज भी बोला है पीट हेग्सेथ ने, कल 2-3 दिन पहले बोला था मार्को रूबियो ने कि आपकी लड़ाई कट्टर शिया इस्लामिस्ट से है, जो फैसले उससे नहीं करते, जियोपॉलिटिक्स देख के नहीं करते हैं, रिलीजियस, वो फैनेटिकल रिलीजियस बिलीफ से को देखकर फैसले करते हैं। आप इन सारी चीजों को जोड़िए, ये सारा वो अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तस्वीरें खिंचवाई हैं। ये जो व्हाइट मागा सपोर्टर्स हैं,
ये उनके लिए है त्रिपाठी जी या और कुछ और? नहीं, बिल्कुल वही है। और जब इस तरह के ड्रामे पर कोई नेता चला जाए तो आप समझिए कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। क्योंकि वैसे आप ठीक है भाई, आप क्रिश्चियन रिलीजन के लिहाज से जो भी हो वो करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ तो भाई सबसे, इसीलिए तो जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया वेस्ट से, क्योंकि चर्च से थोड़ा अलग भी रहे, तो ये मूल मसला था। हमारे यहाँ तो कोई धर्म तो गवर्न करता नहीं है सत्ता को। ये दिखाता है कि ट्रंप और उनके साथ के लोग, उनको लगता है कि ये वाला आवरण अब जरूरी है, इसके बिना बात बनेगी नहीं। और जो क्रिस्टोफर ने कहा था उसमें भी एक लाइन ऐसी है कि भारत को अपने लोगों को बताना है तो हमें भी तो अपने लोगों को जाके बताना है, उनके सामने भी तो हमें बताना है कि हम अमेरिका को ठीक कर रहे हैं। जो अगर भारत चीन जैसा बन जाएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? तो ये मुंह दिखा न पाने वाली स्थिति में पहुंच गए ट्रंप का जो ये ड्रामा चल। लेकिन एक प्रेयर का एक लाइन मुझे बहुत पसंद आया, जो कह रहे थे वी प्रे फॉर योर ग्रेस। तो थोड़ा ग्रेसफुल होंगे इसके बाद शायद ट्रंप साहब। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि आप, लेकिन योर ग्रेस का है, उनकी वाली तो वही ग्रेस है। हाँ, मतलब तो इसमें एक चीज तो स्पष्ट है ना, इसके पहले जब आप देखा था, जब ओथ ले रहे थे उसके बाद एक ऑल प्रेयर मीटिंग होती, उस महिला एक पादरी थी जिन्होंने कहा कि जितने भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं या जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए। ट्रंप साहब उस पर बहुत गुस्सा गए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो उनको सूट करेगा, क्रिश्चियन वैल्यू हो या जो, तभी वो एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह ब्लैंकेट एडमिशन नहीं रहता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूएस में वाइट क्रिश्चियंस का बड़ा दबदबा है। और अभी कल ही मैं वहाँ सारा डोनर बेस वही है, पूरा डोनर बेस भी है। और अभी कल ही मैं बात कर रहा था वहाँ यूएस में, जो एक रिपब्लिकन है इंडिया से वहाँ चले गए, वो कह रहे हैं कि जो वाइट क्रिश्चियन है उसका डोमिनेंस इतना है कि वो और किसी को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है आज की तारीख में। वो पूरी डोमिनेंस का जो है ना मसला, वो ये मसला उसको दिखाने के लिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए। अब वो तस्वीर भी चला दीजिए जो पहले दिखा अभी चली थी। हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात भारत में, दूसरी पिक्चर जो, हाँ ये दिखा दी, इनका नाम मुझे दे दीजिएगा इस पे सामने। ये एस जयशंकर जी की मुलाकात जो है वो हो रही है ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सैयद खतीब जादे से। अभी इंपॉर्टेंट है, 2-3 डेवलपमेंट हो गई इस बीच में। एक जैसे बताया उन्होंने कि कॉन्डोलेंस बुक में जो है हमारे विदेश सचिव जो हैं वो अपने रिमार्क लिख के आए, आयतुल्लाह खामेनी के मारे जाने का औपचारिक तौर पर उस पर शोक व्यक्त किया भारत ने, विदेश सचिव को भेजा ईरान की एम्बेसी में। और फिर ये मुलाकात हुई, इसमें उप विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जो इसमें जुड़ती है, जो हमारी वॉर एक्सरसाइज में हमारे न्योते पर ईरान की नेवी की शिप आई हुई थी, उसको श्रीलंका से थोड़ा आगे कोस्ट से थोड़ा दूर जो है सबमरीन से फायर करके मार दिया, वो डुबो दिया अमेरिका ने। उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उनके सेलर्स की, और वो अनआर्म्ड शिप थी, मतलब उसके पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं था। तो ये, और उस पर भी हमारा अपोजिशन कह रहा है कि आप भारत को उस पर एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या प्रतिक्रिया क्या मतलब नाराजगी जतानी चाहिए। अब मैंने उसमें पढ़ रहा था कि जो श्रीलंका है उसने एसओएस कॉल 8 घंटे पहले दी थी उस शिप ने, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसमें श्रीलंका को होना था। श्रीलंका ही नहीं फैसला कर पाया मैं क्या करूं। उसने इजाजत मांगी थी कि मैं आपके पोर्ट पे आना चाहता हूं, 8 घंटे तक इजाजत श्रीलंका ने नहीं दी। फिर जब वो शिप डूब गई तो रेस्क्यू के लिए फिर भारत को वहां पर जाना पड़ा। भारत की नेवी ने उनको वहां कुछ लोगों को जो है वो बचाया है। मगर ये क्या है कि अब हम ईरान के साथ एंगेज कर रहे हैं, ये इसके अंदर खबर है। किस लेवल पे ये खबर ठीक है, एंगेज करने की बात हुई, लेकिन थोड़ा देर हुई है मेरे हिसाब से। तो ठीक है कि हमको ये समझने में या ये फैसला करने, समझना तो कोई गलत शब्द है क्योंकि समझ तो सब लोग रहे हैं, गलत फैसला करने में शायद देरी हुई कि ईरान के साथ हमें एंगेज करना जरूरी है, क्योंकि ईरान आपका पुराना दोस्त है जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं। ठीक है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, और ये बेहतर है कि जिस तरह से हुआ। और ये जो घटना है बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है, कोई इतना वो नहीं है कि इसको किया गया। It was almost ये बिल्कुल मतलब वो कोई लड़ाई की थोड़ी थी, हाँ कोई वजह नहीं थी उसकी। और एक दूसरी घटना भी है, जो श्रीलंका ने उनके दूसरे शिप को रेस्क्यू किया, उन्होंने एसओएस भेजा कि उनका इंजन खराब हो गया है, ईरान की नेवल शिप थी, और उनके वहां को उन्होंने जितने भी लोग थे उनको रेस्क्यू करके अपने यहाँ लाया और कहा कि हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं, इसलिए हम उनको प्रोटेक्शन दें। भारत देर से आया ईरान से बातचीत में? नहीं, मुझे लगता है देखिए भारत हर कदम सोच समझ के उठा रहा है। हम भले उसको कहें कि देर से आए, लेकिन भारत इन सारी परिस्थितियों में पहले तटस्थ था और बिल्कुल संतुलित रणनीति लेके चल रहा था। यदि भारत संतुलित रणनीति लेके नहीं चलता, किसी एक के साथ दिखता, जैसे कि
सबसे बड़ी घटना तो ये हुई ना कि जब आप हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए, वहाँ से लौटने के बाद ही ये युद्ध छिड़ गया, तो उंगली उठने लगी थी। ऐसे में भारत ने बड़े रणनीतिक तरीके से अपनी स्पष्टता के साथ तटस्थता दिखाई, और जब उसको अवसर लगा तो वो ईरान के साथ भी अपने संबंधों को ठीक कर रहा, इजराइल के साथ भी ठीक कर रहा। और यदि आज अमेरिका के साथ उसके संबंध बिगड़े होते तो क्या तेल खरीदे, तेल के लिए ये होता क्या? देर से आए क्या हम? नहीं, देरी कैसे, मतलब किस तरह से मानेंगे? मैं वही भाई अयतुल्ला साहब के मारे जाने के 5 दिन बाद आप बस कॉन्डोलेंस दे रहे हैं ना। देखिए, मैं तो तथ्य पे ही बात करता हूँ। पहले भी डेटा बताइए, अब आपको तारीख बताता हूँ। 28 फरवरी 10:03 पर डॉक्टर जयशंकर ने पोस्ट किया कि हमने इजराइल के विदेश मंत्री गिडियॉन सार से बात की। 28 फरवरी को ही 10:10 पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बात की। देरी कैसे हो गई? 28 फरवरी की तारीख बता रहा हूं, आज हम लोग 6 मार्च की बात कर रहे हैं। अयतुल्ला के मारे जाने पर जी, और संप्रभुता के हनन पर उसी समय की बात कर रहा हूं मैं। ये अयतुल्ला मारे जा चुके थे। खामेनेई के मारे जाने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री से बात की। सवाल यहां यह है, क्या भारत की नीति ऐसी चलनी चाहिए कि हम ईरान के लिहाज से सब कुछ करें? खामेनेई के साथ हमारी संवेदना कैसी है और ईरान के साथ संवेदना कैसी, दोनों का फर्क है। ईरानी दूतावास में जब कंडोलेंस बुक उन्होंने खोली तो हमारे विदेश सचिव गए वहां पर दूतावास में, वो करके आए जो शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है जी। हमारे विदेश मंत्री को जब जहां जिससे मिलना है मुलाकात, लेकिन दूसरी बातचीत, इससे ज्यादा आप दोनों के साथ संतुलन में है, इससे बेहतर नीति सर कौन 10 सी होगी? सेकंड मन में जो चल रहा है बोल दीजिए। नहीं, हम देर को आप कैसे करते हैं, मैं नहीं समझ रहा कि किस तरह से बात की है कंडोलेंस पे। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी बात ठीक है कि हम कैसे देख रहे हैं, हमको कैसे बैलेंस करना, वो ठीक है। लेकिन एक दुनिया के रेस्पॉन्स में एक ईरान जैसे सॉवरन कंट्री पर यूएस के हमले को भारत जैसे मजबूत सॉवरन कंट्री को इमीडिएट रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब आप देखिए जरा, पाकिस्तानियों ने अपने देश को एक बार कहां और कैसे जलील कराया। वैसे अक्सर ये अमेरिका में ही कराते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का मर्डर होने वाला था। ट्रंप के ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। एक बार तो गोली कान के बगल से यूं निकली थी और एक बार गोली चलने से पहले शूटर पकड़ा गया था। ये सब कुछ उनके चुनाव लड़ने के कैंपेन के दौरान हुआ था 2024 में। अब जो नई खबर है वो ये कि जो गोली चली उनके ऊपर, उससे ठीक कुछ रोज पहले एक पाकिस्तानी को ट्रंप को मारने की सुपारी मिली, ऑर्डर मिला। और वो किसने दिया था? एक बहुत बड़ी सुपारी ट्रंप को मारने की दी गई थी। ये दी गई थी एक ईरानी जासूस के द्वारा। ईरान की एक एजेंसी ने एक पाकिस्तानी को हायर किया कि तुम अमेरिका में जाके ट्रंप को खत्म करने का प्लान बनाओ, और उसने वो सुपारी ले ली। इसका नाम है आसिफ मर्चेंट। ये व्यक्ति, आप कहेंगे आज क्यों खबर हम आपको बता रहे हैं? क्योंकि इस पर अब मुकदमा शुरू हुआ है। मुकदमा शुरू हुआ है अमेरिका में, तो ये खबर बाहर निकली है, क्योंकि इसने वहां जो दावे किए वो अखबारों में छपे। इसने दावा यह किया कि मैं तो मजबूरी में कर रहा था, ईरान के दबाव में कर रहा था जो कर रहा था। लेकिन अब यह खबर आई कि उस तब से ये ट्रंप बात जानते हैं कि ईरान ने मेरी सुपारी एक पाकिस्तानी को दी, और केवल राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की नहीं, उस वक्त के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को मारने का भी प्लान बनाया था। और निकी हेली रिपब्लिकन कैंडिडेट बनने वाली थी 2000 उस इलेक्शन में, नहीं बन पाई थी। ये जीत गए थे प्राइमरीज जो हैं अपनी, तो उनको भी मारने का प्लान था। और सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका में बैठ के सारा प्लान बना रहा है, समझा रहा है कि यहां इमारत है, यहां लोग हैं, यहां ये होगा, इसको मारना है, कौन सी बंदूक चलेगी, सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा था। क्योंकि वो जिस व्यक्ति को उसने हायर किया आगे, वो अमेरिका का एजेंट निकला। बाकायदा हिडन कैम लगा के उसकी सारी बातें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई। अब आप सोचिए, अब बहुत से लोगों का ये कहना है, और ट्रंप का अभी हाल फिलहाल में ईरान की लड़ाई शुरू होने के बीच में जो कई इंटरव्यूज उन्होंने दिए, उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में ये दावा भी किया था कि इससे पहले कि ये मुझे मारते, मैंने इन्हें आयतुल्ला को मार दिया। सर ये दावा था ना ट्रंप का। तो अब लोग उसको लिंक कर रहे हैं इसी घटना से कि ये जो काम वो करवाना चाह रहा था, ईरान जो करवाना चाह रहा था, मेरी हत्या, तो अब मैंने आयतुल्ला को खत्म कर दिया। और इस जंग की, क्या पता इस जंग के शुरू होने के पीछे ये भी कोई एक बहुत बड़ी वजह हो। ये तो लोग मानते ही हैं कि ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद जो गोली उनके बगल से निकली थी, इसके बाद ट्रंप बहुत बोल्ड हो गए, उनका मन का अंदर का डर खत्म हो गया, और फिर वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगे हैं, अमेरिकी इंटरेस्ट को अलग नजरिए से देखने लगे हैं। लेकिन ट्रंप को मारने की सुपारी का आप राशि जानते हैं कितनी थी? $5000 मतलब 14 लाख रुपए।
पाकिस्तानी हंस रहे हैं, वो लोग पहले तो शर्मिंदा हो रहे हैं और फिर हंस रहे हैं। अरे यार तुम सुपारी तो ढंग की लेते। 14 लाख पाकिस्तानी रुपए में कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की तैयारी कर रहा था, ऐसे आप इसको समझें। तो एक जो व्यक्ति ये खबर दे रहे हैं उनकी बात सुनाता हूं आपको, और फिर आपको वो हिडन कैमरे वाला जो है पूरा मामला जिसमें वो प्लानिंग हो रही है वो दिखाएंगे। तो आदमी नुस्खा भी दे रहा है, $500 मिलियन तो कम से कम देना चाहिए था, लेकिन सीरियस बात है बहुत। वो जो आदमी है उसका नाम है आसिफ मर्चेंट। अब कैसे एक हिडन कैंप पर उसकी सारी प्लानिंग एक्सपोज हुई वो भी देखिए। वैसे तो पाकिस्तान ने कोई नया काम नहीं किया, आतंकवादी वो पैदा करता है, एक और पैदा कर दिया, लेकिन आतंकवादी लोग भी, आतंकवादियों के पास भी अकल होती है, तभी वो कामयाब भी होते हैं कभी कभी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही निरा मूर्ख लग रहा है जो आदमी जो भी ये काम कर रहा था। लेकिन इसने जो बड़ा काम किया, खुद पकड़े जाने के बाद उसने ट्रंप को एक वजह दे दी वो काम करने की जो अमेरिका इजराइल 40 साल से सोच रहे थे। वो एक्सक्यूज उनको मिल गया। अरे भाई, अमेरिका में एक आदमी मिला, पाकिस्तानी हो जो कोई हो, ईरान के कहने पे मेरा मर्डर कराने वाला था एक व्यक्ति। ये वजह बहुत है। वही कह रहा हूँ, वो बड़ी वजह मिल गई। सर, यदि आप डैन ब्राउन के नॉवेल्स पढ़ेंगे, खासतौर से वो यूएस प्रेसिडेंट और उनके हाउसेस को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर बड़े होते हैं, तो उसमें यदि देखें तो प्रेसिडेंट को मारने के बहुत दुनिया भर के अलग अलग तरीकों पर काम, एक्सरसाइज बताई जाती है। और ईरान ऐसा कर रहा है, इसको मानने में कोई गैरवाजिब वजह नहीं होती। लेकिन $5,000 में कोई काम करे, एक तो कोई तय कर ले, इसी को मैं सीरियस नोट पे नहीं लेता कि कोई आदमी 5,000 यूएस प्रेसिडेंट को $5,000 में तो बात करने पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए शायद किसी आदमी को। तो वो थोड़ा सा वीक प्लान लग रहा है। और जिस तरह से ये सारा हिडन कैमरा का भी बताया, वो प्लान कोई बहुत मजबूत प्लान नहीं, ऐसा ही है कि किसी को कह दिया, उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा। नहीं तो ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत लेकिन ये नहीं है कि यूएस प्रेसिडेंट को खिलाफ नहीं हो। ऐसे तो 2 बार तो अटैक हो ही गया उन पर। जिस तरह से वो स्नाइपर ने, मुझे ध्यान है हम लोग भी थे, वो जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान चलाई थी गोली, तो इसका मतलब ये नहीं। और यूएस प्रेसिडेंट तो हमेशा ही दुनिया भर के लोगों के खिलाफ मतलब लिए दुश्मन हो सकता है मारने के लिए। और ये आपने जो बात की ना, वो वाजिब वजह है कि ईरान पर हमला करने के लिए उनको एक वाजिब एक्सक्यूज मिल गई, वाली वजह मिल गई। हाँ, मैं तो बहुत इस पर खबर पर रिएक्शंस मैंने देखे। पाकिस्तानी इतने शर्मिंदा हो रहे हैं वही कि मैं कह रहा हूं कि हम 5,000 दुनिया में कभी किसी अच्छे काम के लिए जाने जाएंगे कि नहीं जाने जाएंगे। कि हमारा एक आदमी अमेरिका में रहता है, साहब उसने को बड़ा अच्छा नेक काम किया। मुझे ये भी लग रहा है कि ईरान पर हमला करने लेकिन फिर भी उसने भीख तो नहीं मांगी ना। और दूसरा एक काम किया कि पाकिस्तान को, जैसे कहते हैं ना कि तिल तिल के मरने पर मजबूर करना, तो पाकिस्तान की हालत तो ट्रंप ने लगभग वही कर दी है ना। ट्रंप कहने को पाकिस्तान के दोस्ती कर रहे हैं बड़ा अच्छे, लेकिन एक तरह से तो बर्बाद ही कर रहे हैं। उनके अपने देश में जो कुछ हो रहा है, तो क्या ट्रंप के मन में जो पाकिस्तानी ने उनकी हत्या का ठेका या सुपारी ली थी, क्या वो भी कुछ है क्या? ये शहबाज और मुनीर को जिस तरह से ट्रीट करते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं, देखने में भले लगता है कि उनके साथ खड़े। उसका एक स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने ये कहा कि मेरे परिवार पर खतरा था। तो क्या आईएसआई ने खतरा पैदा किया था क्या उसके परिवार को? सर ये तो बोले गई, वो जो आदमी पकड़ा गया हो, रंगे हाथों पकड़ा गया हो। लेकिन इसमें 2 चीजें हुई। एक तो ईरान के लिए अमेरिका को या ट्रंप को एक मौका मिला कि हाँ भाई, ईरान हमारी हत्या कराना चाह रहा था। लेकिन भारत की तरफ से जो दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद का पोषक देश पाकिस्तान है, उसको एक बार फिर से प्रमाणीकरण मिला, कैमरे पे प्रमाणीकरण मिला है कि हाँ, पाकिस्तान रिलेशनशिप में कोई बदलाव होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। लेकिन वहां बातचीत तो शुरू हुई कम से कम। अब खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में वैसे ही बहुत विरोध हो रहा था ट्रंप का। लोग पूछ रहे थे क्या ट्रंप अपने इस रवैये के बावजूद जो है नोबेल डिजर्व करते हैं। पाकिस्तानी इकलौता देश है इजराइल के बाद जिसने, इजराइल ने भी 2 बार नॉमिनेट नहीं किया, पाकिस्तान ने 2 बार नॉमिनेट किया। अब वहां के लोग पूछ रहे हैं, सीनियर डिप्लोमेट्स पूछ रहे हैं कि अब क्या करोगे। तो एक मलिहा लोधी उनकी जो डिप्लोमेट है, उन्होंने कहा कि ये सरकार तो बिल्कुल चरणों में पड़ी हुई है, तो ये तो वो नॉमिनेशन वापस नहीं ले सकती ट्रंप का। तो एंकर पूछता है उनसे कि भाई साहब, लेकिन हमने तो नोबेल के नॉमिनेट तब किया था ना जब इन्होंने हमारी इंडिया से जंग रुकवाई थी। तो उन्होंने कहा फिर कोई आपसे ये आदमी दोबारा कभी बात कह दे ना, तो उसको ये पूछना कि अमेरिका भारत से जंग जो रुकी थी वो ट्रंप के कहने से रुकी थी या आपके पास न्यूक्लियर हथियार हैं उसकी वजह से रुकी थी। अगली बार अगर भारत हमला करेगा तो ट्रंप के पास पैर पकड़ने जाओगे या अपना न्यूक्लियर हथियार दिखाओगे? फिर किस बात की न्यूक्लियर पावर हो तुम? मैया जी ने आधी बात बताई। भारत जहां रुका वो क्यों रुका, वो सारी बातें भारत बहुत साफ साफ बता चुका है। भारत ने क्या साबित किया और हमने जो स्टैंड लिया उसके बाद, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। अब भारत की न्यूक्लियर धमकी में पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी में भारत नहीं आएगा। मलिया जी ने कम से कम उस बात को कंफर्म कर दिया। भाई अगर आप एटमी ताकत हो
तो जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे तो इनके DGISPR का जनरल का एक पुराना बयान अभी याद आया, कुछ वो अब सिंदूर से पहले का है कि भाई हम न्यूक्लियर पावर है, कैसे कोई देश हम पर हमला करने के बारे में सोच भी सकता है। हमला हो भी गया, पिट भी गए। देखिए यही ये पाकिस्तान की दोगली नीति है। पाकिस्तान ये जानता है कि ये जंग जो है भारत के कहने पर नहीं, अमेरिका के कहने पर भारत से बात करके उनके DGMO के रुका है, और ये दबाव पाकिस्तान पे डाला गया था, भारत पे नहीं। और ये भी सत्य है कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन को तलाशते हैं कि नहीं। हमने तो कह दिया कि सिंदूर ऑपरेशन रुका है, आगे भी चल सकता है। यही बात मलिहा लोधी कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका ने रुकवाया। वो जानते थे कि भारत का दबाव था, इसलिए उनको रोकना पड़ा, और भारत ने ऑब्जेक्टिव अपना पूरा कर लिया था। ये हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। तो मलिहा लोधी कह लें, कुछ वहां के लोग भी ये जानते हैं कि ये दबाव में सिर्फ पाकिस्तान आया था, भारत नहीं। और नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान के साथ 4 और स्टेट्स ने किया है, वहां भी उन्होंने शायद जंग रुकवाया था। आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, ये सारे देशों ने उनका रुकवाया है, उनको प्रपोज किया था नोबेल प्राइज के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि नोबेल प्राइज ही सबसे बड़ी उनकी योग्यता है अर्हता के लिए। तो ये ईरान में क्या कर रहे हैं? ईरान में भी तो इन्होंने ही अटैक कराया है। क्या इजराइल के चलते वो अटैक कराया? हम सब जानते हैं जी। लेकिन जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं इस समय ईरान में, अगर वापस ईरान पे आए तो उसको देख के नहीं लग रहा है कि आने वाले 4 वर्षों में भी ये नोबेल के पात्र होंगे। अरे ये मैं एक टाइमलाइन बताना चाहता हूं। जो पहले खबर अभी आपको दी थी हमने कि एक पाकिस्तानी ने ईरान के कहने पर ट्रंप को मारने की सुपारी ली। 13 जुलाई को ट्रंप पे हमला हुआ, वो जो गोली चली थी। 12 जुलाई को यह आदमी गिरफ्तार हुआ था अमेरिका में, एक रोज पहले यह आदमी गिरफ्तार हुआ था। इतना क्लोज मामला ये है। और ABC न्यूज को से बात करते हुए ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि आई गॉट हिम बिफोर ही गॉट मी। आयतुल्लाह के लिए कह रहे हैं, आई गॉट हिम बिफोर ही गॉट मी। इससे पहले कि वो मुझे मारता, मैंने उसको मार दिया। तो क्यों नहीं इसको एक बड़ी वजह माना जाए। लेकिन पाकिस्तान की हम लोग बात कर रहे थे। ईरान पर जो हमला हुआ उसके बाद लगातार पाकिस्तान के लोगों में एक दहशत यह है कि ईरान से ये जंग निपटने के बाद इजराइल और अमेरिका भी ये पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, पाकिस्तान पे हमला करेंगे। और जाहिर है कि वो भारत के साथ मिलकर ही कराया जाएगा। ये इनके सीनियर लोगों के बीच में भी यही डिस्कशन हो रहा है कि बहुत तैयारी करने की जरूरत है पाकिस्तान को। देखिए, अमेरिका का तो इस वक्त मसला ईरान है और इजराइल है। पाकिस्तान इस वक्त मसला नहीं है, मगर आगे जाके बनेगा ना। जब इजराइल और इंडिया जोर डालेंगे और दबाव डालेंगे तो बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान के साथ मसला। क्योंकि डोंट फॉरगेट, जितनी दफा आप इजराइल के अंदर और इजराइलीज ने पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो बात कर रहे हैं, इतना उन्होंने पिछले 20 साल में कभी नहीं किया था। तो इससे वाजे हो गया है। और इस किस्म के रूमर्स भी चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बम दे दिया है। इस किस्म की बातें भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस किस्म की चीजें एक माहौल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव आएगा ईरान के बाद, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए इस चीज की, चाइना के साथ और रूस के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया ने अब अमेरिका और इसराइल के साथ बना ली है। जैसे मैंने कहा, ये सब कुछ बिहाइंड द सीन्स अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ने ये किया है, ये सारा इकट्ठा किया है, तो नरेंद्र मोदी को समझाया है और इन दोनों को इकट्ठा किया। आप भी कमाल करते हैं, मतलब भारत के साथ खिलाफ साजिश करने के लिए मिला भी तो उन्होंने रूस का नाम लिया कि पाकिस्तान रूस के साथ मिलकर भारत के खिलाफ करे कार्रवाई। लेकिन एक खबर आपको मैं दे देता हूं, ये न्यूक्लियर के बीच पाकिस्तान ने भारत और कनाडा के बीच हुई यूरेनियम समझौते पर ऐतराज जताया है। कहा है कि परमाणु सहयोग के क्षेत्र में भारत को खास छूट दी जा रही है। यह डील दक्षिण एशिया के रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करेगी। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह आरोप लगाया था कि इजरायल भारत के साथ मिलकर एक प्लान पर काम कर रहा है जिसमें वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को खत्म करना चाहता है। माइक कार्नी अभी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, उस दौरे में ये एक बहुत बड़ी डील हुई है। भारत ने एक लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई का उनके साथ एक करार कर लिया है। उस पर ऐतराज जताया है पाकिस्तान ने ऑफिशियली कि ये एक मतलब न्यूक्लियर रेस को जो है बढ़ावा देगा। अब आपके पास, और उन्होंने ये भी कहा कि सिविलियन यूज के लिए भी हम ऑब्वियसली हम सिविलियन यूज के लिए ही उनसे मांग रहे हैं। हम बिजली पैदा करते हैं एक्चुअली, और मेरे ख्याल से 10 मेगावाट के करीब गीगावाट जो है वो इतनी बिजली हम न्यूक्लियर से पैदा करते हैं। सिविल
यूज और वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी, छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने में भी हमारी मदद करेंगे। पाकिस्तान को इसमें खतरा दिखाई दे रहा है। देखिए, आपत्ति जताना और चिंता जताना दोनों में अंतर है। वो चिंता जता रहे, आपत्ति नहीं है। करेक्टेड। उनकी चिंता इस बात की है कि भारत लगातार तमाम देशों के साथ कैसे समझौता कर रहा। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, भारत जिन जिन देशों के साथ समझौता कर रहा, पाकिस्तान पीछे पीछे दौड़ के उन देशों के पास पहुंच रहा है। और अब जो कनाडा के साथ उसका समझौता हुआ, अरे पाकिस्तान तो ये सोच रहा था कि भारत और कनाडा के बीच में दोस्ती हो ही नहीं सकती, जिस तरीके के हालात ट्रूडो के टाइम पे थे। अब आप ये देखिए, उसके पास एक बहाना आ गया यूरेनियम को लेके। अरे यूरेनियम को लेके आज भारत अपने आप को ऊर्जा में समृद्धशाली बनाना चाहता है। भारत चाहता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी खासकर बिजली के क्षेत्र में, हम इतने समृद्धशाली हो जाए कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़े। अब उसकी चिंता इस बात को लेके है कि भारत लगातार कैसे समृद्धशाली हो रहा है, और उसी चिंता से वो दुबला हो रहा है। ठीक, उसको मालूम नहीं है ना कि यूरेनियम से बिजली भी पैदा हो सकती है, उसको पता ही नहीं है, उसको एक ही इस्तेमाल पता है। लोग हैं जो बात बात पर धमकी देते हो न्यूक्लियर पावर की। नहीं, लेकिन वो उस डील से घबराए हुए हैं। उनको तो यही पता कि इससे सिर्फ बम बनाया जा बड़ी सकता डील है वैसे ये यूरेनियम के साथ। नहीं, देखिए, भारत जो डील कर रहा है, एक कनाडा के साथ जो किया और उससे पहले जो ब्राजील के साथ किया है, रेयर अर्थ मिनरल और न्यूक्लियर, ये दोनों बहुत बड़ी डील है। क्योंकि ब्राजील भी रेयर अर्थ के मामले में बहुत, जो उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, उसका उपयोग उतना नहीं कर पाया है। और मार्क कार्नी ट्रूडो से जो शिफ्ट हुआ, 51वां राज्य बनाने जा रहे थे ट्रंप, वो विरोधी हैं। मार्क कार्नी चीन चले गए थे, वो बिल्कुल ट्रंप के साथ नहीं है। लूला तो बिल्कुल निशाने पर रहते हैं, लूला डी सिल्वा, वो तो ट्रंप के। और ये दोनों भारत के साथ आकर रिश्ते बना रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल पर, न्यूक्लियर पर समझौता कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की मुश्किल है वो समझिए, पाकिस्तान को एक तो सब कुछ वहां से दिखता परमाणु हथियार, लेकिन उसके अलावा उसको दिख रहा है कि ये जो ग्रोथ है, ये चाइना के पैरेलल अमेरिका, भारत जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संकट आप समझिए। और जब उस पैरेलल पे पहुंच जाएगा तो पाकिस्तान की बात करने की क्या हैसियत रहेगी। तो जो राकेश जी ने कहा, वो डर रहा है बेचारा, वो जिसको कहते हैं ना कि उसको टांगे कांप रही है जैसे। फिर भी बेचारा मत, देखिए बेचारे पे तरस करना पड़ता है। नहीं, ये भी ठीक बात है, ये इस पे मैं सहमत हूं। भाई, भारत ने अभी बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया है। तो जो हर्ष बोल रहे हैं, सच्चाई है कि रेयर अर्थ को लेके तो भारत लगातार, और उसने जो बजट पेश किया है 2026 में, उनका एक सूत्रीय एजेंडा है विकसित भारत 2047। एक कमेंट आप देखिए, इसमें जितने भी न्यूक्लियर डील होते हैं, सिविलियन न्यूक्लियर, वो सब IAEA के सुपरविजन में होता है कि हम उस चीज को किसके लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा, हम स्मॉल और मीडियम रिएक्टर्स बनाने के लिए अपने आप को खोल रहे हैं दुनिया के लिए। तो कनाडा जो यूरेनियम दे रहा है, वो स्मॉल और मीडियम रिएक्टर्स भी भारत को बेचेगा। ये 2 वे डील है, 1 वे डील नहीं है। और उसमें फ्रांस भी आएंगे बाद में, और भी लोग हैं। तो पाकिस्तान का ये डर है कि शायद यूरेनियम बेचने से ये न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जब हमने डील किया था अमेरिका के साथ, तो सिविल न्यूक्लियर डील किया था, जिसमें हम वेरीफाइबल न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट का फैसिलिटी का हम यूज करते थे। अब वो डिफेंस के पर्पस के लिए नहीं यूज किया जाए, ये क्लियर है। ठीक, भारत में तेल की किल्लत ना हो, इसके लिए बहुत सारे इंतजाम भारत ने किए। बताया गया सरकार के द्वारा इतना तेल है, इतना तेल टैंकरों में अभी आ रहा है भारत की तरफ। फिर खबर आई, ट्रंप ने कहा 1 महीना आप भारत जो है हम उस अपनी तरफ से कोई एतराज नहीं करेंगे, 1 महीना रूस से तेल खरीद सकता है। ये खबर आई, ईरान ने भी कह दिया है कि भाई हमारे सामने से जो तेल गुजरता है, जो जंग के बीच में रुक गया है, हम भारत के तेल के लिए उस पर हमला नहीं करेंगे टैंकरों पर। तो हम तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में फिलहाल हैं। ये पाकिस्तान है जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं, लाइनें भी नहीं लगी हुई हैं। ये भी गौर कीजिएगा, ये पेट्रोल पंप पे लाइन भी नहीं है। इसका मतलब पेट्रोल पंप में ही तेल नहीं है। तेल के दाम बढ़ जाएं, तेल की किल्लत हो, तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तेल हो ही ना तो क्या लाइन लगाएगा आदमी, कहां जाएगा। तो ये पाकिस्तान का हाल है। ऑफिशियली पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास 20 से 25 दिन का तेल है, लेकिन पाकिस्तान और लाएगा कहां से तेल, किससे लेगा। वो जो शिपिंग लेन बंद हो गई है ईरान के सामने वाली, वहां से मतलब कोई भी देश जो है सामान्य तौर पर नॉर्मल जो उसकी सप्लाई जो थी उसको नहीं पूरा कर सकता। तो पाकिस्तान के साथ अभी ये बड़ा संकट है। तो मैं आपको उस पर 2 बयान दिखा रहा हूं। एक तो ये पेट्रोल पंप वाला क्या कह रहा है, ये इसकी बात सुनिए, और उसके बाद पेट्रोल पंप डीलर जो हैं वो क्या बात बता रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान, और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल ना मिलने की शहादत मौसूल हो चुकी है। सारे बंदे खाली जा रहे हैं, तेल निश्ता। हाय गाइस, दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान,
और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं, सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज़ की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर। अब आप सोचिए, तेल वो कह रहे हैं ना होने के बराबर सप्लाई, आधे पे तो हम पहले ही आ गए हैं। देश उनका कह रहा है, सरकार कह रही है 28 दिन यानी 1 महीने का तेल हमारे पास है तो दो। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। पाकिस्तान में जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं सभी के लिए, सरकारी नौकरियों में जो है, प्राइवेट नौकरियों में जो है, सबके लिए। जो भी आदमी घर बैठे काम कर सकता है वो घर बैठे काम करे, खाम में बाहर निकल के तेल ना फूंके हमारा। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं। ये होता है जब आपके देश में कोई ऐसी सरकार हो जिसे फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होती है, जिसको आपके रिसोर्सेस कैसे मैनेज करने हैं उसकी कोई चिंता नहीं हो, जो केवल जंगी जुनून में पगलाया हुआ हो, तो उस देश के लोगों का यह हाल होता है जो इस वक्त आपको पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। वरना क्या अंतर है? जो परेशानियां पूरी दुनिया के लिए वही पाकिस्तान के लिए, वही हमारे लिए। हमारे यहां तो नहीं है ऐसे हालात, वहां ऐसे क्यों है त्रिपाठी जी? नहीं, हमने जंग लड़नी है कि हमने तेल भरा के घूमना है पाकिस्तान में? मतलब पाकिस्तानियों के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, हमने जंग लड़नी है, हम जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, देश के अंदर लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में लड़ रहे हैं। देखिए, मुल्क वो इतना बदहाल है, आप हर दिन उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब फिर आप कहेंगे बेचारे न कहिए, भाई जिनके पास तेल नहीं पंप पे रखने के लिए, अब उनके आखिर वो मरियम नवाज शरीफ का काफिला चलता होगा तो उसके लिए तो अतिरिक्त जरूरत रहेगी, वो तो बचा के रखना पड़ेगा। आसिम मुनीर का काफिला चलेगा, उसके लिए बचा के रखना पड़ेगा। ये अपने शहबाज मियाँ हैं, उनके लिए बचा के रखना पड़ेगा। भाई उनको भी तो जाना आना पड़ता है। और बोल दीजिए कि वर्क होगा तब तो होम से होगा। नहीं, ये कौन सी इतनी बड़ी आईटी कंपनियां बात नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ गधे भी बहुत ज्यादा हैं तो इसलिए तेल की जरूरत। हाँ, मैं वहाँ देखिए जो वीडियो मैं देखा हूँ उसमें गाड़ियां चलती हुई तो मुझे कम दिखाई दी हैं, गधे ज्यादा चल रहे हैं। उसमें गधे दौड़ते हुए 2 चक्के वाले में मुझे तो लग रहा है कि जब इन्होंने न्यूक्लियर डील किया या कोऑपरेशन का पैक्ट किया सऊदी अरेबिया से, उसी समय इनको तेल का भी पैक्ट करना चाहिए था। ये हॉर्मुज बंद होगा या तो उधर से दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आ रहा है, ये सब प्लानिंग का ही तरीका है। तेल नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं, अब यही पाकिस्तान है और इसी तरह शायद दुनिया देखेगी पाकिस्तान को और वो टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस देश का नाम लिया ना, उन्होंने अभी लेटेस्ट चाटा उसी देश ने मारा है, पाकिस्तान, सऊदी अरब पैसा मांग रहा है, पैसा। बिल्कुल। यूएई वालों ने कर्जा देना बंद कर दिया। फिर यूएई ने कहा मेरे $3 बिलियन वापस लौटाओ। इन्होंने कहा 1 साल का टाइम दो, उसने कहा 1 महीने का दूंगा। फिर उन्होंने 1 महीना और मांगा तो उसने 1 महीना और दे दिया। 6.5% का इंटरेस्ट भी लगाया, वो अभी भी इन्होंने पैसा वापस करना है। सऊदी अरब ने इनको और ज्यादा कर्जा दिया हुआ है, लेकिन अब सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ साफ अमेरिका से कह दिया है, और ये रिपोर्टिंग पाकिस्तान के टीवी चैनल पर ही हो रही है। उसने कहा साहब ये जो हम आपको कर्ज देते हैं, पहली बात तो इसको कर्ज मानो, ये कर्ज है, कर्ज वापस भी देना पड़ता है। दूसरा, मैं भी अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगा के जो रेवेन्यू कमाता हूं उसी में से आपको कर्ज देता हूं, तो तुम्हें तो भरना है, तुम तो कम से कम टैक्स लो अपने लोगों से। तो ये फ्री लोन नहीं है और हम बिना शर्त लोन अब नहीं देंगे आपको। जो अगर हमसे कर्जा चाहिए तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कीजिए, टैक्सेशन बढ़ाइए, रेवेन्यू बढ़ाइए, ताकि हमको इतना इत्मीनान तो हो कि तुम हमारा पैसा कभी वापस भी करोगे। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताखीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना ने कहा पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, जो इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। टैक्स निजाम में इस्लाहात करना होंगी, ये भी कहा गया। सऊदी अरब ने इमदाद रोक ली पाकिस्तान की। नाज़रीन, उन्होंने कहा जी हम सऊदी लोगों से टैक्स लेते हैं, उस पैसे से आपको मदद देते हैं या सरमायाकारी करते हैं। हमने नहीं करनी सरमायाकारी और हमने आपको इमदाद नहीं देनी। पहले आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म लेकर आए, अपने लोगों से आप टैक्स लें, और काफी सारी शर्त रख दी सऊदी अरब ने और इमदाद रोक दी। ये है पाकिस्तान के हालात। तो सर अब कौन मतलब खैरात देगा पाकिस्तान को? यूएई ने बंद कर दी, सऊदी ने बंद कर दी, अब कौन बचा? चाइना तो पहले नहीं दे रहा था। यूएई सऊदी की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की बात आपने नहीं की। उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई आप हमें कर्ज मत दो, चंदा दो, दान दो। उन्होंने पहले साफ किया था कि भाई हम कर्जा नहीं ले सकते, हमको दान दीजिए, आपको देना है तो। दूसरा, आपकी बात से तो बहुत सम्मानित ही होंगे, आपने कहा कि जहां ऐसी सरकार होती है वहां सरकार है, ये आप मान रहे, पाकिस्तान के लोग तो मान नहीं रहे। पाकिस्तान जिस तरह से जहां फंस गया है ना, वहां से उसका निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मुझे लग रहा है।
और वो जो ट्रंप साहब के भरोसे बैठे वो भी उनके भरोसा नहीं करेंगे। किस दिन वो उनको, जैसे अभी ये वाली आपने खबर पहले दिखाई थी शूटर की, तो वो भी एक नाराजगी की वजह हो जाएगी किसी दिन उनके लिए कि भाई ये तुम क्या करवा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे लोग ये कर रहे हैं। वो बहुत दुविधा में भी है और समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है ना, वो किसके साथ खड़े हो। कभी वो इस्लामिक देश के तौर पर खड़े हों, कभी अमेरिका की तरफ से खड़े हों। सऊदी के लिए इन्होंने यूएई को नाराज किया, यूएई को नाराज किया, फिर इजराइल के लिए वहाँ पे बोर्डो पीस में जाना है, बोर्डो पीस में जाना है तो गाजा वालों को कैसे बचाना है। तो इतनी सारी चीज़ों में वो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज तो वहाँ पर कोई है ही नहीं। इकोनॉमिक्स की हालत किस तरह की हो रही है, पेट्रोल की नहीं आप देखते हैं रोज। इसको मैं थोड़ा वॉर से कैसे ये खबर जोड़ी। अभी जो आपने खबर हमने आपको दी कि सऊदी ने कहा कि अब आपको बिना शर्त कर्ज नहीं मिलेगा, अपने यहाँ टैक्सेशन बढ़ाइए। ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब अभी कर रहे थे, जो सऊदी और अमेरिका के बीच में जो पैक्ट हुआ था, डिफेंस पैक्ट, एक देश पे हमला, दोनों देश पर हमला मानेंगे और रिएक्ट करेंगे मदद के लिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब। उसी वक्त की तस्वीर है। वो इस्लामिक नाटो बना रहे थे। ये जुड़ी इसलिए हुई हैं खबरें सर दोनों, क्योंकि सऊदी अरब ने अपना ये पैक्ट याद दिलाया पाकिस्तान को जब ईरान ने उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। साहब क्या हुआ, तुमसे हमने दोस्ती इसीलिए की थी, इसी रोज के लिए तुमको याद किया था, तो आओ हमको हमारी मदद करने के लिए। पाकिस्तान नहीं गया। अब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर को बैठा के पूछा जा रहा है, ये बताइए साहब सऊदी पे हमला कर दिया ईरान ने, अब आप क्या करेंगे। अब वो आदमी क्या बोले, उसने कहा देखो जी हमारा तो उनके साथ समझौता है और समझौता हमको निभाना भी पड़ेगा। मतलब चाहे ईरान वार करे चाहे कोई और देश करे, हमको तो मदद के लिए जाना पड़ेगा। ये तवक्को हो सकती है सऊदी अरब की पाकिस्तान से कि वो जवाबी कार्रवाई अगर ईरान के ऊपर करते हैं तो उसके अंदर साथ दें? देखिए हम मुआहदे के पाबंद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि मुआहदा हमने किया है, ये कोई छुप के तो नहीं किया। क्योंकि अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो उसके दिफा के लिए हम तो वैसे ही खैर वो यानी सरजमीने जो है वो हरमैन शरीफैन है, हम तो वैसे ही उसकी दिफा के लिए जो है वो अपनी जानों को निशावर करने को तैयार, बल्कि सभी मुसलमान रहते हैं। मगर हमारी तो सरहद मिलती है ईरान के साथ, रसूल है। तो अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और बड़ा सख्त खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमने इस हवाले से नहीं, इस किस्म की जो रेशा दवानियाँ और इस किस्म की जो तनकीहें नकारी जा रही हैं ना, वो बदनीयती पे मबनी है। जाओ कोई सवाल पूछ लो तो बदनीयती से आपने सवाल पूछा है हमसे, क्या करेगा ईरान। सर कर दिया ईरान ने 2 बार, वो कह रहे हैं कि हमारा डिफेंस समझौता है, हम तो निभाना पड़ेगा, तो निभाया। देखिए पाकिस्तान एक 3 ब्रदर अलायंस में भी है, अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान। ये अपने आप को 3 ब्रदर्स करते हैं, एक्सरसाइजेज का नाम देते हैं 3 ब्रदर। अच्छा, तुर्की पर भी अटैक हो रहा है, अजरबैजान पे भी अटैक हो रहा है, जो तीसरा भाई है सिर्फ वही बच रहा है। कितने देर तक बचेगा ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आईआरजीसी के कमांडर्स के गन इधर घूमेंगे तो आएगा ही। और मैं ये लिख दूं, ये युद्ध जब तक चलेगा उसमें पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा उन आईआरजीसी गार्ड्स के साथ झेलना पड़ेगा। उस समय पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करना होगा वो भी देखना होगा। क्या ये भी कहेंगे कि हम भाई हैं, हम अटैक नहीं करेंगे, या ये भी उन 6 वेस्ट एशियन स्टेट्स के साथ मिलकर कहेंगे कि हम भी इसका प्रतिकार करेंगे। तो पाकिस्तान इस समय बाइंड में है, एक तरफ तो तेल नहीं है, ऊपर से आर्म्स उनको खाए। और रही बात, मुनीर साहब ने तो कहा था ना कि हमने तो $6.5 बिलियन का डील किया है इनके साथ, लीबिया के साथ, उनको हवाई जहाज बेचने के लिए। कुछ एडवांस में ही मांग लेते हैं उनको लौटा देने के लिए, यूएई को और सऊदी अरेबिया को। तो ये सब बात क्या हवाबाजी है या दूसरों को समझाने के लिए किया जा रहा है? वो सारी डील इन्होंने कराई थी, सऊदी ने कराई थी सारी। वही कह रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब कुछ एडवांस उन्हीं से ले लें डायरेक्ट कि भाई इनका बहुत सारा उधार है, हमको दे दो। ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुनीर साहब और शरीफ साहब, ये दोनों की जो हाइब्रिड सरकार है, इनको भी समझना होगा कि ये इस जद में आएंगे ही, वेस्ट एशिया के जद में। उस समय ये भारत को ब्लेम करेंगे और इजराइल को ब्लेम करेंगे। आप लिखवा के ले लीजिए। चलिए सर, उनका दर्द सर एक नहीं है, कई है। अब दर्द तो ये भी, कल लेटेस्ट दर्द तो ये कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गया। कल क्या मैच हुआ जबरदस्त, आपने देखा। भारत 7 विकेट से जीता इंग्लैंड के ऊपर और हम फाइनल में पहुंच गए। और फाइनल में हम पहुंचे और रोया पाकिस्तान, वो भी चीखे निकाल के रोया। अब मैच बहुत कांटे का था, बहुत टक्कर का था। इंग्लैंड की टीम की सराहना भारतीय भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेली इंग्लैंड की टीम भी। लेकिन 250 का 253 रन चेज करना जो है वो बहुत बड़ा काम था। तो भारत में तो ये जश्न मना ही था, वो मना ही।
पाकिस्तानी कैसे गुस्से में हैं, और जब वो गुस्से में होते हैं तो ये पागल से हो जाते हैं। तो उनको ये सहन नहीं हो रहा कि हम तो बाहर हो गए सुपर 8 में ही, सुपर 8 में ही हो गए थे, सुपर 8 में हम बाहर हो गए, तो इंडिया से भी काफी काबिल टीम थी, इंडिया से भी मैच हारे, फिर हमारे प्लेयरों पे फाइन भी लगा 50-50 लाख रुपए, और इंडिया फाइनल में पहुंच गया। ये तो जाती है। देखिए आप, क्यों इंडिया जीता है? क्यों इंडिया जीत गया? क्यों जीत गया? क्यों जीता इंडिया? क्यों? आज फिर उतना ही तकलीफ है मुझे, आज फिर उतना ही दुख है मुझे। फाइनल में पहुंच गया, फाइनल में पहुंच गया। क्यों? सर खोलो अपना, क्या देखने को मिल रहा है मुझे? ये इंडिया फिर फाइनल में। अच्छा, भारत की जीत पर रोने वाले केवल पाकिस्तान के आम क्रिकेट फैंस नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी भारत की इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। वो रोज भविष्यवाणियां करते हैं, आज भारत हारेगा, भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगा। आप देखना नहीं, सेमीफाइनल से पहले वो कह रहे थे किसी हालत में नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही इन्होंने सेमीफाइनल के लिए कहा कि सेमीफाइनल तो भारत किसी सूरत में नहीं जीतेगा। तो उनकी भविष्यवाणी भी, और हमारे यहां से भी जवाब मिला उनको। मोदी सुनिए। हमारे पड़ोस में लोगों को फोकी प्रेडिक्शंस करने का बड़ा शौक है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल खनी, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, और फिर भी बाबा बने हुए हैं। मुझे लगता है ढोंगी बाबा है। पहले कहा कि भाई भारत क्वालिफाई नहीं होगा, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा, वेस्ट इंडीज आगे जाएगी और उनके साथ साउथ अफ्रीका आगे जाएगी। संजू सैमसन की कमबैक क्या हुई, दोनों टीमों की गो बैक हो गई। और आज कहा सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीतेगा तो इंग्लैंड की भी गो बैक हो गई। तो यार प्रेडिक्शंस नहीं, ऐसे फैसले मैदान जंग में होते हैं। भीख मांगने से कोई तख्तो ताज थोड़ा ना मिलते हैं गुरु। थोथा चना बाजे घना। इनका बयान पहले चल गया, वो थोथा चना सुनाना था पहले आपको, वो दूसरा, वो अब सुना देता हूं आपको। इनके एक फास्ट बॉलर थे मोहम्मद आमिर। अरे बाय द वे, ये वो प्लेयर है जिसपे बैन लगा था, आपको अगर याद हो तो, मैच फिक्सिंग। वो टीवी में बैठ के प्रेडिक्शंस कर रहा है, और उसने कहा कि भारत नहीं जीतेगा। ये नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब मोहम्मद आमिर को ही था। फाइनल जो है ना वो इंडिया नहीं खेलेगा। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की, अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती। तो मोहम्मद आमिर की भविष्यवाणी तो गलत हो गई। अब इनके ही टीवी होस्ट पूछ रहे हैं कि आमिर भाई आपकी तो भविष्यवाणी गलत हो गई। तो बोले अब यार वो क्या नाम है हमारे जो जिन्होंने कल 2 जबरदस्त कैच पकड़े, अक्षर पटेल। बोले यार अब अगर कोई आदमी ऐसे कैच पकड़ ले तो फिर क्या उसकी प्रेडिक्शन कैसे? मेरी गलती थोड़ी है। नहीं, ये बात तो सही है। वैसे इंडियन टीम की भी गलती नहीं है, कितना अच्छा खेल रहे हैं। नहीं, सबकी तो गलती होती है। लोग बम बना लेते हैं, फट जाते हैं, कोई AK-47 चलाने लगता है, कोई कुछ और करने लगता है। तो गलती पाकिस्तान की कहाँ है? वैसे ही मैच वाली भी, वो बेचारे उनकी टीम वाले थोड़ी ना गलती थी जिस तरह से हार गए। और देखिए मैच कल का था, और ऐसे ही मैच होना चाहिए, क्रिकेट इसी स्पिरिट के साथ होना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान है, कहता है कि जंग लड़ने जाएंगे, यहाँ पिटता है, जहां जंग लड़ना होता है वहां खेल खेलता है। तो इसकी बड़ी बुरी दशा है। पेट्रोल पंप से लेकर क्रिकेट पिच तक ऐसे ही सूखा सूखा सा है बेचारा। अच्छा, क्यों क्रिकेट, आपने जैसा कहा कि हर जगह फॉरेन पॉलिसी से लेकर क्रिकेट के मैदान तक पाकिस्तान क्यों एक हंसी का पात्र क्यों बना है, इसकी वजह वो खुद ही बता देते हैं। अब हमने पहले भी आपको दिखाया था कि इनके यहाँ टीम सिलेक्शन जो है वो कैसे होती है। अब ये एक इनके एक्स प्लेयर ने बताया, पाकिस्तान के ओपनर और जो इंजमामुल हक के भतीजे इमामुल हक, ये प्लेयर रहे इनके, इनसे एक टीवी चैनल पर ये पूछा गया कि आप ऐसे खिलाड़ी का नाम लीजिए जिसको आप लीडरशिप के लिए मानते हो, पाकिस्तानी प्लेयर एज ए लीडर आप किसको रिस्पेक्ट करते हो। तो वो बहुत देर तक सोचता रहा, बहुत मैं किसका नाम लूं। फिर उसने एक आदमी का नाम लिया और फिर उसकी वजह बताई कि मैं इसको क्यों बता रहा हूं लीडर। वो आप सुनिए जरा। द लीडर लीडर का तो कोई नाम आ ही नहीं रहा मेरे ज़हन में फिलहाल। सारे आपस में लड़ रहे हैं। I love the honesty. Cheers on the honesty though.
लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनको बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। तो ये सारा रिजवान कर वो लीडरशिप क्वालिटी ये है रिजवान की कि वो सबको नमाज के टाइम इकट्ठा करता है, कमरा ढूंढता है, खाली कराता है, फिर वहां सफेद चादर बिछाता है। इसलिए ये लीडर, एक एक्स क्रिकेटर को अपनी इतनी बड़ी टीम में, लीडरशिप की क्रिकेट टीम में, ये वजह याद आ रही है। इससे पहले ऐसे ही गंभीरता से सोच के दिया बहुत गहरे उतरा था वो। इससे पहले भी जब इन लोगों की ऐसी बात हुई थी तो उसने कहा कि अरे देखा ठीक है, हार गए तो हार गए, लेकिन वो किसका नाम लिया था कि वो गया और उसने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी कुरान बांट दी। तो ये खुश हो गए, मैदान में नमाज करवाई उन्होंने। अब इनकी लीडरशिप अगर ऐसे चल रही है तो फिर तो मैं क्या कहूँ। मतलब नाम तो लिया सोचने के बाद ये तो लग रहा था किसी का नाम और वो कहेगा असली लीडर तो ये है, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो मुझे वो भी लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सर इतना दर्द अभी फाइनल पहुंचने में हुआ है, हम अगर जीत गए तो तब तो वो सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो हो सकता है ये पाकिस्तान की तरफ से तोड़वाना चाहते हैं। आप देखते हैं पाकिस्तान को जब आप भी ये देखिए कि कल को बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं साहब हम भी मैच नहीं खेलेंगे। नहीं सर, अब अगर वहां टीवी टूटे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अब टीवी है तो घर पे बैठ के कुछ कर भी सकते हैं, अब तो बाहर तो जा नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको उसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी ढूंढ लेंगे। आप देखिएगा यहाँ से आएगा कि भारत में हो रहा था तो भारत ने कुछ भारतीय टीम और पाकिस्तान को छोड़िए, भारत ने बहुत अच्छा मैच खेला और कल का सेमीफाइनल दोनों टीम ने, इंडिया और एक डिजर्विंग सेमीफाइनल था। बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहता कि भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस दोनों हमें ऐसे ही आनंदित होने के मौके देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे, हमको पूरा यकीन है। बहुत शुक्रिया सर, कहानी कुर्सी में आज आप आए, स्टूडियो में पहुंचे। हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद, विजय जी शुक्रिया आपका, राकेश जी, प्रसाद बहुत धन्यवाद आपका।